के दिमाग में यही चल रहा था। मिली दीदी जीत रही है। वो जल्दी उठकर तैयार हो गई और अच्छी बहू बन गई। आज तो रसोई वाली रस्म भी है, वहाँ भी जल्दी पहुँच जाएगी और मैं लेट हो जाऊंगी। मेरी डिश रह जाएगी। नहीं, मुझे जल्दी तैयार होना है। मुझे ये कंपटीशन जीतना है। ये सोचते हुए वो अपने कमरे में पहुंची तो देखा वहाँ अतुल कपबोर्ड से अपने कपड़े निकाल नहाने जा रहा था। उसे देख आरती को गुस्सा आ गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि अभी के अभी डांट दे उसे कि शादी के पहले दिन छोड़कर क्यों गया उसे, वो भी छत पर, और पूरी रात वहीं रहा। उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था शादी में, तो उसे शादी क्यों की? पर अभी उससे ये सब पूछने का वक्त नहीं था। उसे जल्दी तैयार होना था। अतुल नहा कर निकला। उसने अपना बैग लिया और कमरे से बिना कुछ कहे निकल गया। ये देख आरती का पारा और चढ़ गया और वो सोचने लगी, इसे देखकर तो मॉम कहेगी, बेटा मोती का सेट टूटकर तुम्हारी साड़ी में चिपक गया था। फिर उसने बनारसी सिल्क की साड़ी निकाली और बोली, इसे देखकर तो वो मेरा बुखार नापेगी। कहेगी, बेटा फीवर तो नहीं तुम्हें? इतनी हैवी साड़ी इतनी गर्मी में, पैरासिटामोल दूं बेटा? फिर उसने चिकन की साड़ी निकाली और बोली, हाँ ये ठीक है, पर ये ज्यादा सादी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बड़े लोग सादे और महंगे कपड़े पहनते हैं और यही उन्हें क्लासी लगता है। ये साड़ी ठीक है। काफी मशक्कत के बाद उसे एक साड़ी पसंद आई और वो तैयार होने चली गई। पर जब वो साड़ी पहन रही थी तो उससे साड़ी पहनी ही नहीं गई। वो खुद से बोली, माँ ने कितना कहा था साड़ी पहनना सीख ले सीख ले, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। हमेशा मिली दीदी ही साड़ी पहनाती थी, पर अब क्यों पहनाएगी? तब छोटी बहन थी ना मैं, अब तो जेठानी हूँ उसकी, अब नहीं पहनाएगी। सोचती हुई वो साड़ी ठीक करने लगी। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने वहीं से पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, मैं हूँ मिली। एक सेकंड के लिए तो आरती खुश हो गई कि मिली दीदी आ गई, पर अगले ही पल सोचने लगी, नहीं, मदद करने तो नहीं आई होगी, फिर क्यों आई है? उसने हल्के से दरवाजा खोला। मिली अंदर आई और बोली, चल मैं तुझे साड़ी पहना देती हूँ। ये सुन आरती बोली, दीदी तू सही में मुझे साड़ी पहनाने आई है? उसे देख मिली ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है तुझे साड़ी पहननी नहीं आती, तू परेशान हो रही होगी। देख कैसी पहनी है, मैं पहनाती हूँ और ध्यान से देखना कैसे पहना रही हूँ। ये कह मिली आरती को साड़ी पहनाने लगी। आरती मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं दीदी है इतनी अच्छी या ऑप्शन नहीं है इसके पास। बहन की हेल्प करनी ही पड़ेगी। जो भी हो मेरा काम तो हो रहा है। मुझे सही से साड़ी भी ये पहना रही है और मुझसे पहले किचन में नहीं भी जा रही। बढ़िया है, मेरी दोनों टेंशन खत्म। कैसे भी करके आज डिश मुझे दीदी से बेहतर बनानी है, उसका कुछ सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच रही थी कि मिली बोली, ले हो गई साड़ी। आरती ने अपने आप को आईने में देखा और कहा, अरे वाह दीदी, आज तो एकदम प्रियंका चोपड़ा जैसी पहनाई है। उसने अपने आप को देखा और फिर मिली को। आरती ने हल्के धानी रंग की चिकन की साड़ी पहनी थी और मिली ने मरून रंग की बंधनी साड़ी। उसने मिली से पूछा, दीदी आपको नहीं लगता आपकी साड़ी बहुत ओल्ड फैशन है? उमा जी ये ना कहें, बेटा एंटीक्स तो मुझे भी पसंद है, पर तुम्हारे जितनी नहीं। ये सुन मिली हंस पड़ी और उसे सिर पर हल्की चपत लगाते हुए बोली, कितनी बदमाश है तू, एकदम मॉम के जैसे कहा तूने। फिर अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए बोली, ये साड़ी वाकई में पुरानी है, नानी की है ये साड़ी। तुझे तो पता है मैं हर त्योहार पर या तो माँ की या नानी की साड़ी पहनती हूँ। आज का दिन किसी त्योहार से कम खास नहीं है मेरे लिए, इसलिए आज मैंने नानी की साड़ी पहनी है। मुझे तो ये साड़ी ओल्ड फैशन नहीं लगती, ना जरी ना सूरमा, बस असल बंधनी का काम। बहुत प्यारा है। अब ये किसी को पसंद हो या ना हो, मैं यही पहन रही हूँ। ये सुन आरती बोली, वाह दीदी, तुझे तो डर ही नहीं लगता। मुझे तो बहुत डर लगता है मॉम से। मैंने तो सुरमे वाली निकाली थी, पर फिर ये सोचकर रख दी कि कहीं ये ना बोल दें, इन्वर्टर है हमारे यहाँ
तो इमरजेंसी लाइट की जरूरत नहीं। ये सुन मिली फिर हंस दी और फिर आरती को उसने हल्की सी चपत लगाई तो आरती बोली, दीदी अब मैं आपकी छोटी बहन नहीं जेठानी हूँ, ऐसे हल्के में मुझे चपत नहीं लगाना। मिली मुस्कुराते हुए बोली, तो भारी से चपत लगाऊं तुझे? ये सुन आरती ने मुंह बना लिया। उसे नाराज होते देख मिली बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अब चलिए जेठानी जी, सासू माँ हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी। दोनों बहनें तैयार हो ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उमा उन्हें देख बोली, तो फाइनली सूरज उग गया, रस्म शुरू करें? ये सुन बुआ जी ने कहा, अरे सूरज नहीं चांद आए, वो भी दो दो। दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने तो एक सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर रखा है। जो भी सबसे ज्यादा अच्छी डिश बनाएगा उसे मैं गिफ्ट दूंगी। और हाँ, बुआ जी का गिफ्ट ऐसा वैसा नहीं होता, तो दोनों कस के कमर बांध लो। गिफ्ट की बात सुन आरती की आंखें चमक गई। वो सोचने लगी, चलो कुछ तो अच्छा सुनने मिला। गिफ्ट सही में हाई फाई होगा, क्या पता यूएस का ट्रिप ही हो। वो अपने ख्याल में ही थी, तभी उमा बोली, हाँ अब दोनों सुंदर सुंदर बहुएं सुंदर सी एक डिश भी बना लें। चलिए किचन में चलते। वो किचन की तरफ गई और उनके पीछे आरती और मिली भी। उमा किचन में पहुंचकर बोली, हमारे परिवार में ये सबसे अहम रस्म रही है। शादी के बाद बहू रसोई में जब पहली बार कुछ बनाती है तो मीठा ही बनाती है, इससे शुभ माना जाता है। फिर ये मिठाई बहू खुद अपने हाथों से सबको परोसती है। इससे वो घर में सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट, आदर दिखाती है और इससे रिश्ते में और मिठास घुलती है। ये सब सुन आरती मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ न हुई स्कूल की प्रिंसिपल हो गई। ये तो बिल्कुल स्कूल की मॉर्निंग असेंबली ले रही है। जल्दी आगे बढ़ें और हमें खाना बनाने दें। उमा फिर किशोर की तरफ इशारा करती हुई बोली, ये किशोर है, तुम लोगों को कुछ भी चाहिए हो इससे हेल्प ले सकती हो। आई होप तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ये रस्म करने में। इस पर मिली बोली, प्रॉब्लम क्यों होगी मॉम? घर के रिवाज और संस्कार आगे बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसी से तो घर घर होता है। उसके ये कहते ही आरती मन ही मन बड़बड़ाने लगी, पता नहीं दीदी कहाँ से ले आती है ऐसे भारी भारी डायलॉग, इसे तो राइटर होना चाहिए था। मिली की बातें सुन आरती अपनी आंखें घुमा रही थी। तभी उमा उससे बोली, आरती। ये सुन उसे झटका सा लगा और वो बोली, जी मॉम, तुम बड़ी बहू हो इसलिए पहले तुम परोसोगी, तो थोड़ा जल्दी बनाना। आई होप तैयार होने जैसे इसमें देर नहीं होगी बेटा। ये सुन आरती थोड़ा गुस्सा हुई, पर फिर वो शांत होकर बोली, नहीं मॉम, देर नहीं होगी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वैसे भी आपकी तबीयत कल ठीक नहीं थी। फिर मिली ने भी कहा, हाँ मॉम, आप प्लीज। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उमा जानबूझकर वहां से चली गई, जैसे उन्हें सुनना ही न हो कि मिली क्या कह रही है। ये देख आरती को थोड़ी सी हंसी आई, पर फिर अपनी हंसी दबाकर वो मिली के पास गई और बोली, कोई नहीं दीदी, सुना नहीं होगा उन्होंने और देर भी हो रही है, चलो जल्दी कुछ मीठा बनाते हैं। मिली ने भी अपने मन को समझाकर मीठा बनाना शुरू कर दिया। उसने सोचा आदित्य को काजू बर्फी बहुत पसंद है, मैं वही बनाती हूँ। उसने काजू पीसना शुरू किया। आरती ने ये देख मिली से पूछा, दीदी तू क्या बना रही है? मिली ने कहा, मैं काजू बर्फी। ये सुन आरती बोली, वाह, मैं खीर बनाऊंगी। याद है हर शरद पूर्णिमा माँ तुझे नहीं मुझसे चावल वाली खीर बनवाती थी। मेरे हाथ की खीर उसे बहुत अच्छी लगती थी, तेरी खीर से भी ज्यादा अच्छी। ये सुन मिली मुस्कुराते हुए बोली, तू वाकई में बढ़िया बनाती है खीर, वही बनाना। आरती किशोर से बोली, किशोर भैया मुझे एक बड़ा सा बर्तन और 1 किलो दूध चाहिए। उसने दूध उबालने रखा। वो दूध हिलाकर बोर हो रही थी। उसे ये प्रोसेस बहुत बोरिंग लगता था, बस दूध हिलाए जाओ। पहले उसने यही सोचा था कि कम मेहनत वाला काम है, लेकिन बोरिंग भी है। मिली ने इतने में मिक्सी घुमा दी, चाशनी बना दी। आरती तो उसे देखकर ही थक रही थी। फिर लगा ठीक है बोरिंग है, पर कम से कम इतना काम तो नहीं जितना दीदी कर रही है। इतने में उमा वापस किचन में आई और उन दोनों को देख बोली,
ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, सब टाइम पर तैयार हो जाए तो अच्छा होगा। फिर आरती को देख बोली, बेटा तुम्हें कुछ और करना हो या हेल्प चाहिए हो तो बताना, तुम कब से यही कर रही हो। आरती को ये सुन थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वो नकली मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं मॉम, मैं कर लूंगी। मिली बोली, हाँ मॉम, मेरी भी अभी। मिली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उमा फिर उसे बिना सुने वहां से चली गई। ये देख आरती का सारा गुस्सा चला गया। वो मन ही मन मुस्कुराई और ये सोचकर खुश हो गई कि भले ही सासू माँ उसे ताना देती हो, पर मिली से तो बात करना भी पसंद नहीं करती। मतलब उसकी वैल्यू अपनी सासू माँ की नजरों में मिली से तो ज्यादा है। यहाँ मिली अब तक बर्फी बनाने में लगी थी। आरती की खीर बस बनने पर थी, पर वो करछी हिला हिला कर थक गई थी। आरती को अब ये बहुत बोरिंग लग रहा था। मिली तो बिजी थी। वो थाली में घी लगाते हुए किशोर से बोली, किशोर भैया, चांदी की परत होगी जो बर्फी पर लगाते हैं। किशोर बोला, वो स्टोर रूम में होगी, देखता हूँ भाभी। ये कहते हुए किशोर वहां से चला गया। तभी आरती के फोन पर माँ का कॉल आया। उसने गैस स्लो की और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मिली उससे बोली, कहाँ जा रही है? तेरी खीर। आरती इरिटेट होते हुए बोली, वो होती रहेगी अपने आप, स्लो कर दी है गैस मैंने। मन में उसने मिली को कोसा कि बड़ी आई डेढ़ होशियार, मेरी खीर की फिक्र करने वाली। मुझे अकल नहीं है क्या, जैसे खुद को ही आता है खाना बनाना। कमरे में जाकर उसने कॉल उठाया। हाँ माँ, कैसी हो? दूसरी तरफ से शांति बोली, अरे मेरी छोड़, तू बता कैसा है ससुराल, कितने नौकर है वहाँ? गाड़ियाँ देखी तूने? पिछली बार जब गए थे तो वहाँ किचन देखना रह गया था। वो क्या कहते हैं, मॉडल किचन होगा ना वहाँ? आरती हैरानी से बोली, मॉडल किचन? शांति बोली, अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी, तुम्हें नहीं पता, जिसमें खिसकाने वाले दराज होते हैं ना? तब आरती को समझ में आया और वो हंसते हुए बोली, मॉड्यूलर माँ, मॉड्यूलर। शांति बोली, हाँ हाँ वही मॉड्यूलर। पर तू तो अभी किचन में गई नहीं होगी, नौकर जो है इतने सारे, तू आराम से बैठी होगी, है ना? आरती ने कहा, अरे माँ अभी किचन में ही तो थी, रस्म है यहाँ पर, बहू को पहली रसोई में मीठा बनाना पड़ता है। शांति ने बोला, क्या बनाया तूने? आरती बोली, मेरी वर्ल्ड फेमस खीर, वो तो बढ़िया बन जाएगी, पर यहाँ कुछ अलग ही पंगा हो रहा है मेरे साथ। शांति ने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? अतुल, शादी के बाद पहली बार। ये कहते हुए आरती रुक गई। शांति बोलती रह गई, हेलो हेलो, नेटवर्क चला गया या तू कहीं चली गई? वो जोर जोर से बोलने लगी। तो आरती ने जवाब दिया, माँ कुछ जलने की बू आ रही है। इस पर उन्होंने कहा, तेरी खीर तो न जल रही है। ये सुनते हुए आरती ने फोन रख दिया और किचन की तरफ भागी। पीछे से शांति कहती रही, अरे अतुल जमाई सा का तो बता, क्या बता रही थी? बाहर बैठी हुई उमा को भी किचन से जलने की बू आने लगी। वो चिल्लाई, किशोर किशोर। इतने में उन्होंने आरती को फुल स्पीड में कमरे से किचन की तरफ भागते हुए देखा। उन्होंने खुद से कहा, ओके, पहले दिन ही गड़बड़ कर दी मेरी बहुओं ने। आरती भागते हुए किचन में पहुंची और देखा उसकी खीर जल गई थी। ये देखकर उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। उसके अलावा किचन में कोई नहीं था। उसे ये देख हैरानी हुई। तभी मिली किचन में आई और उसे भी जलने की बू आई। वो आरती के पास गई। उसने देखा गैस पर आरती की खीर जल गई थी। आरती ने मिली को देखा और गुस्से में बोली, तू कहाँ चली गई थी? मिली ने कहा, मैं स्टोर रूम में गई थी, किशोर भैया आ नहीं रहे थे इतनी देर से, तो मैंने सोचा। आरती ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तूने सोचा और मेरी खीर जल गई? तू तो थी ना यहाँ, मुझे लगा तू देख लेगी, पर मुझे क्या पता था तू ध्यान ही नहीं देगी। देगी भी क्यों, तू तो खुश हो ले, मेरी खीर जल गई। मिली चिढ़कर बोली, ये कैसी बात कर रही है तू? बहन है तू मेरी, मैं तेरे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? तभी किशोर वहां आया और बोला, भाभी मीम साहब बोल रही हैं कि अब टाइम हो गया है, मिठाई अब बाहर परोसनी है। ये सुन आरती रोने लगी।
आरती को रोते देख मिली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, रो मत, कुछ करते हैं, तेरी खीर ठीक करते हैं। ये सुन आरती ने मिली का हाथ पकड़ा और बोली, दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ठीक करूं, आप करो ना कुछ। जलने के बाद जितनी भी खीर कढ़ाई में बची थी उसे मिली ने दूसरी कढ़ाई में निकाला और उसमें कुछ करने लगी। तभी किशोर वापस आया और बोला, आप आ रही हैं ना मिठाई लेकर, सब इंतजार कर रहे हैं। ये सुन आरती घबरा गई। उसने मिली की तरफ देखा और बोली, ये ठीक हो जाएगा ना जल्दी? मिली बोली, कोशिश तो कर रही हूँ। आरती ने मिली की थाली देखी, उसमें बर्फी जमी हुई थी। ये देखकर आरती के मन में आइडिया आया। वो मिली से बोली, दीदी तब तक मैं आपकी बर्फी पर वर्क लगाकर उसे काट देती हूँ। आप मेरी हेल्प कर रही हैं, मैं भी तो आपकी हेल्प करूँ। ये सुनकर मिली मुस्कुराई और उसने हाँ में सर हिला दिया। आरती ने बर्फी पर चांदी का वर्क चढ़ाया और उसके टुकड़े निकालकर प्लेट में सजाने लगी। उसकी बर्फी बहुत बढ़िया लग रही थी। आरती की इच्छा हो रही थी कि वो यही लेकर बाहर चली जाए, लेकिन ये दीदी की डिश थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि फिर दीदी को भी ध्यान रखना चाहिए था ना, जब मैं नहीं थी किचन में। थोड़ी बहुत गलती तो दीदी की भी है। आरती ये सब सोच रही थी, इतने में उसे मिक्सी की आवाज आई। उसने देखा मिली मिक्सी चला रही है। वो मिली से बोली, दीदी ये क्या कर रही हो, मेरी खीर ठीक करो ना। मिली ने जवाब दिया, वही कर रही हूँ। ये कहते हुए मिली आम काटने लगी। ये देख आरती को अजीब लगा, ये दीदी क्या कर रही है, खीर के लिए आम क्यों काट रही है? आरती ये सोच ही रही थी कि मिली ने फ्रिज से कस्टर्ड पाउडर निकाला। तभी ये देख आरती को और गुस्सा आया। उसने आखिर मिली से पूछ लिया, दीदी ये क्या कर रही हो, कोई नई डिश बना रही हो क्या? इसी से ही कुछ बना लो ना, नई डिश बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ये सुन मिली बोली, मैं इसी डिश को ठीक कर रही हूँ। ये खीर जल गई थी ना, तो इसे दूसरे बर्तन में निकाला ताकि उसकी स्मेल चली जाए, पर इसकी स्मेल जा ही नहीं रही। इसे ठीक करने के लिए इसमें 3-4 चीजें डालनी पड़ेंगी। ये सुन आरती डर गई और उसने सोचा, 3-4 चीजें और पड़ने से ऐसा ना हो कि जलने की स्मेल क्या ये डिश ही खत्म हो जाए। नहीं, वो ऐसी ही कोई भी डिश बाहर नहीं लेके जा सकती। पहली रसोई है ससुराल में और वो अपना पहला इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती। उसकी नजरें फिर मिली की बर्फी पर पड़ी और उसने सोचा, मिली दीदी की तो फर्स्ट क्लास बर्फी बन गई है, मेरी खीर तो जल गई। काश मैं ये बर्फी लेकर जा सकती। दीदी तो मास्टर शेफ खेल रही है मेरी खीर के साथ। ना जाने एंड में क्या रिजल्ट आएगा मेरी खीर का। क्या सोचा था, क्या हो गया? सोचा था खीर बहुत आसान है, मैं अच्छी भी बनाती हूँ, सब सेट है, पर यहाँ तो सब अपसेट हो गया। वहाँ बाहर ड्राइंग रूम में सब इकट्ठे बैठे थे और बहुओं की पहली मिठाई का वेट कर रहे थे। उमा जी बोली, ये दोनों क्या मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट कर रही हैं? इट इज जस्ट अ डिश, एक रस्म है, शगुन के लिए बस करछी ही चलानी है, इतना सीरियस नहीं होना है। किशोर, किशोर। किशोर आया और बोला, जी मैम साहब। उमा जी उससे बोली, किशोर अभी किचन में जाओ और उनसे कहो कि अगर वो मास्टर शेफ भी खेल रही हैं तो टाइम इज ओवर नाउ। फॉर गॉड सेक्स, जो भी बना है जैसे भी बना है लेकर आ जाए। आदित्य ने उमा जी से बोला, अरे मॉम, सब्र का फल मीठा होता है। इस पर उमा जी ने जवाब दिया, बेटा वो ऑलरेडी मीठा ही बना रही हैं। अगर मैंने और सब्र किया तो उनकी डिश और मीठी हो जाएगी, खराब हो जाएगी उनकी डिश। उसे ही बचाने के लिए मैं भेज रही हूँ किशोर को। किशोर, किशोर जाओ अभी। आदित्य बोला, अच्छा मैं खुद देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। उमा जी ने उससे गुस्से में कहा, क्यों, तुम क्यों जाओगे? आदित्य बोला, हेल्प, अगर कुछ चाहिए हो तो जल्दी भी बन जाएगी डिश। उमा जी बोली, हेल्प करने के लिए ही किशोर को भेज रही हूँ मैं, तुम बैठो। ये सुन आदित्य मान गया। उमा जी ने मन में सोचा, आदित्य तो बिल्कुल ही लट्टू बन रहा है मिली का। बुआ जी ने उमा से कहा, देख लो भाभी, पहला दिन, पहली रसोई में जो देर हो गई तो बहू हमेशा ही देर करेगी। इस पर उमा जी हंसते हुए बोली, देर तक तो फिर भी ठीक है,
कुछ खाने को तो लेकर आए। उधर किचन में आरती परेशान हो रही थी और मिली उसकी खीर को ठीक कर रही थी। आरती के तो खीर का कुछ अता पता ही नहीं था। उसने आगे आकर चम्मच से अपनी खीर टेस्ट की और बोली, ये तो खाई ही नहीं जा रही है। अब भी ठीक नहीं हुआ ये तो दीदी। मिली बोली, रुक, मैं कर रही हूँ ना। इतने में किशोर वापस किचन में आया और बोला, आप मिठाई लेकर बाहर आइए, मेम साहब बुला रही हैं आपको। आरती उसे देख गुस्से में बोली, आते हैं, इतनी क्या जल्दी है, कौन सी ट्रेन छूट रही है, वेट करने को बोलो। ये सुन किशोर वहां से चला गया। मिली आरती को देख बोली, आरती इतना गुस्सा क्यों किया तूने? आरती ने मिली को भी गुस्से में देखा और बोली, यहाँ मेरी खीर जल गई है, टाइम निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं चिढ़ूं भी ना इस बात पर। इंसान हूँ मैं, ऐसी सिचुएशन में नहीं पता मुझे क्या करना है, बस गुस्सा आ गया तो आ गया। एक तो ससुराल में पहली बार रसोई बना रही हूँ और वो भी खराब हो गई, ऊपर से तुम डांट रही हो कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ। ये सुन मिली आरती से बोली, शांत हो जा बहन, शांत हो जा, सॉरी, अभी सब ठीक हो जाएगा। आरती बोली, दीदी बुरा मत मानना, तू जिस तरह से काम कर रही है मुझे लगता नहीं है ये ठीक होगा। छोड़ दे, मैं बाहर जाकर यही कह दूंगी, मैं नहीं बना पाई कुछ ढंग से, मैं लापरवाह हूँ, मैं एक बहुत बुरी बहू हूँ। नहीं, बुरी बड़ी बहू, फिर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और क्या पता फिर मुझ पर कोई भरोसा कर ही न पाए। ये सुन मिली परेशान होकर बोली, क्या कह रही है तू? ऐसा नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है। इस पर आरती ने कहा, दीदी तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम छोटी बहू हो, छोटी होने से तुम्हारी तो 100 गलतियां माफ, पर मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैंने कोई गड़बड़ की तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। ये सुन मिली को भी लगा आरती सही कह रही है, वो चाहे उसके लिए छोटी बहन हो पर इस घर की तो बड़ी बहू है, वो चाहे उसकी सारी गलतियां माफ कर दे क्योंकि वो उसकी छोटी बहन है। पर मॉम तो ऐसा नहीं सोचेंगी, उनके लिए और यहाँ सबके लिए आरती बड़ी बहू है। ओहदे के हिसाब से तो घर की सारी जिम्मेदारियां मॉम के बाद उसकी ही हैं। अगर इस तरह से लापरवाही करेगी तो इसके बाद उस पर भरोसा करना मॉम के लिए मुश्किल हो जाएगा। पर असल में तो वो छोटी ही है, उम्र से भी और स्वभाव से भी। अचानक इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालेगी ये? पर ऐसा यह कौन सोचेगा? ये बन गई है बड़ी बहू, अब इसे ये ओहदा संभालना पड़ेगा। मिली ये सब सोच रही थी कि आरती उससे बोली, दीदी याद है बचपन में माँ बड़ी दुकान से हमारे लिए गुड़िया लाई थी, मैंने पहले दिन ही उसे तोड़ दिया था। माँ ने जब टूटी गुड़िया देखी तो तूने वो गुड़िया अपनी बताकर मुझे माँ की डांट से बचा लिया था और अपनी गुड़िया भी तूने मुझे दे दी थी खेलने के लिए। ये सुन मिली को भी बचपन की याद आई और वो मुस्कुराकर बोली, हाँ याद है, माँ ने मुझे ज्यादा डांटा नहीं था, वो समझ गई थी कि मैं झूठ कह रही हूँ। आरती हंसते हुए बोली, हाँ हम दोनों माँ की डांट से बच गई। माँ इमोशनल हो गई कि एक को बचाने के लिए दूसरी झूठ बोल रही है। एक्चुअली दीदी तू सब संभाल लेती है, इस बार भी संभाल लेना। आरती ने ये कहा तो मिली ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। आरती बोली, दीदी काश आज भी बचपन की तरह मैं आपके पीछे छुप सकती, अब भी मैं तुम्हारी गुड़िया मतलब डिश ले लेती, पर अब ये कैसे होगा? तुम्हें भी ससुराल में पहला इंप्रेशन अच्छा करना होगा, तुम क्यों हेल्प करोगी? ये सुन मिली बोली, कर तो रही हूँ, रुक जा थोड़ी देर, कस्टर्ड डाला है उसे थोड़ा गाढ़ा होने दे, इससे और आम से स्मेल दब जाएगी। आरती ने मिली की बर्फी की प्लेट देखी और बोली, दीदी हेल्प करनी है सही में तो अपनी बर्फी की प्लेट मुझे दे दो ना। मिली कस्टर्ड हिलाते हुए रुक गई और उसे देखने लगी। आरती फिर हड़बड़ी में बोली, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, क्यों ही तुम दोगी मुझे, तुमने मेहनत से बनाई है और ये भी तुम्हारी डिश है। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, मैं भी अब छोटी बहन थोड़ी हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम देवरानी। आरती को पता था इस तरह की बात मिली को जरूर चुभेगी और चुभी भी। मिली बोली, फिर वही बात,
आरती तू मेरी छोटी बहन है और हमेशा रहेगी, समझी? उसने आरती को सिर पर चपत लगाते हुए बोला। ले जा ये बर्फी। ये सुन आरती खुश हो गई। वो बोली, सच्ची ले जाऊं? मिली मुस्कुराकर बोली, हाँ ले जा। आरती ने फिर मुंह बनाने की एक्टिंग की और बोली, तुम दीदी तुम क्या करोगी? मिली बोली, मैं अपना देख लूंगी, तू जा। वैसे भी तू बड़ी बहू है, तू गलती नहीं कर सकती। तू ये बर्फी की प्लेट बाहर लेकर जा और तेरी बड़ी बहन सब संभाल लेगी, ठीक है? आरती ने मिली को गले लगाया और कहा, नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत बुरी हूं ना, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। आरती के मन में तो बर्फी की शहनाई बज रही थी, पर दीदी को दिखाने के लिए उसे लगा हल्का सा नाटक करना जरूरी है। मिली ने आरती के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अच्छा हुआ जो मुंह से निकल गया, आइडिया अच्छा है। ये कहकर मिली ने अपनी बर्फी वाली प्लेट ली और मुस्कुराकर आरती से बोली, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, ले जा इसको। आरती ने फिर से पूछा, आर यू श्योर दीदी? मिली ने हाँ में सर हिलाते हुए उसके हाथ में प्लेट पकड़ाई और आरती ने फिर से मिली को गले लगा लिया और बोली, थैंक यू दीदी। मिली बोली, कितना थैंक यू बोलेगी? अब जा भी, बाहर मॉम सब लोग वेट कर रहे होंगे। ये सुन आरती ने कहा, हाँ दीदी सब लोग तो ठीक है, पर मॉम वो तो मेरी ऐसी बेइज्जती करती है जितनी मैथ्स की टीचर ने भी नहीं की थी स्कूल में। फिर बोल देंगी, बेटा बर्फी के लिए काजू होलसेल मार्केट लेने गई थी या कैश्यू फील्ड से फ्रेश तोड़ कर लाई हो, जो इतनी देर लग गई? वैसे हमारी सासू माँ है बड़ी टैलेंटेड, टोन बड़ा प्यारा सा रहता है। उनके तानों का कि 2 मिनट तो दिमाग को प्रोसेस करने में लग जाते हैं कि कंबल में लपेट कर ताना दिया है उन्होंने। मिली हंसते हुए बोली, अब जा भी, नहीं तो और तगड़े ताने मिलेंगे। नहीं बाबा, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए आरती बर्फी की प्लेट लेकर किचन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मिली के चेहरे से हंसी भी गायब हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी आरती तक नहीं पहुंचने दी। उसने खीर को हिलाकर स्पून से उसे स्मेल किया तो पता चला कि उसमें हल्का सा जलने की बू अब भी थी। अब भी स्मेल पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। मिली समझ नहीं पा रही थी कि अब वो और क्या करे कि ये स्मेल इस खीर से बिल्कुल चली जाए। वक्त भी नहीं था उसके पास, क्योंकि पहले से ही देर हो गई थी और अब तो आरती भी बाहर बर्फी की प्लेट लेकर चली गई थी। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। आरती का तो इम्प्रेशन खराब होने से उसने बचा लिया था, पर अब उसका क्या होगा? उसने ये तो सोचा नहीं था। मिली आरती की बनाई हुई काजू बर्फी बाहर लेकर गई। उसे आता देख उमा जी कहती हैं, चलो लंच से पहले ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। आदित्य नहीं बैठा। उसकी नजरें मिली को ढूंढ रही थी, पर वो उसे दिख नहीं रही थी। उसे यूं इधर उधर देखते हुए उमा जी बोली, आदि, मिली नहीं आई है अब तक, तुम कुछ खा लो, तब तक आ जाएगी। कम से कम एक डिश तो आई। आई एम हैप्पी विद इट। आदित्य परेशान हो बोला, क्यों नहीं आई वो अब तक? वो ठीक तो है ना? ये सुन उमा जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा वो वॉर जोन में नहीं गई है, इधर किचन में ही है, आ जाएगी। सब उस पर हंसने लगे। वो भी स्माइल करते हुए बोला, उसे लगाना नहीं चाहिए इतना टाइम। उसने आरती की तरफ देखकर पूछा, मिली को प्रॉब्लम तो नहीं ना कोई? आरती भी मुस्कुराते हुए बोली, दीदी की डिश थोड़ा टाइम ले रही है, अभी बस आ जाएगी। बुआ जी बोली, जो देर करेगा उसे मेरा गिफ्ट नहीं मिलेगा। ये सुन आरती खुश हो गई और उसने बर्फी सबसे पहले बुआ जी को दी और बोली, सबसे पहले मैं इस घर के सबसे बड़े सदस्य को ही परोसूंगी। तो बुआ जी ये लीजिए काजू कतली और बताइए कि आपके गिफ्ट के लायक है या नहीं। बुआ जी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, तूने बनाई है तो बढ़िया ही बनाई होगी, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, पर तेरी सास को इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल है। उस पर भी तूने काजू कतली बनाई, तेरी सास की फेवरेट।
ये काजू कतली बनाकर 2 धारी तलवार चला दी तूने। ये सुन आरती हैरान हो गई और उसने पूछा, 2 धारी तलवार मतलब? बुआ जी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, क्योंकि तेरे सास की ये फेवरेट मिठाई है तो अच्छी बात है, तूने बनाई, उसे ये पसंद ही आएगी। पर क्योंकि ये उसकी फेवरेट है, उसने सबसे बढ़िया काजू कतली खाई हुई है और बनाई हुई है। बड़े महीन तरीके से जज करेगी इसे। सास खुश तो होगी क्योंकि मिठाई दिल के करीब, पर सख्ती भी उतनी ही होगी। अब समझी ये काजू कतली कैसे बनी 2 धारी तलवार। ये सुन आरती घबरा गई, पर उसने चेहरे से नकली मुस्कुराहट नहीं हटाई। उमा जी ने काजू कतली को देख स्माइल किया और बोली, है तो मेरी फेवरेट, डरो मत, ये देखकर मेरी तरफ से तुम्हें पहले से ही प्लस पॉइंट मिल गए। ये सुन आरती के तो होश ही उड़ गए। सासू माँ ने उसकी तारीफ की। उसके दिमाग में तो टीवी सीरियल की तरह 3 बार क्या 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 भी हुआ। वो तो बहुत खुश हो गई। पहली बार उमा जी ने उसकी तारीफ जो की। सबने मिठाई खाना शुरू किया। आरती की नजर उमा जी पर ही थी। क्या पता खाने के बाद स्टेटमेंट ही चेंज कर दे। है तो ये काफी अनप्रेडिक्टेबल। उमा जी ने बर्फी की पहली बाइट ली और बोली, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुन आरती डर गई। उसे लगा पता नहीं मिली दीदी ने क्या बना दिया। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलने लगे। कहीं मिली दीदी की बर्फी अच्छी नहीं बनी थी और उसे पता भी था कि ये अच्छी नहीं बन रही, इसलिए उसने मुझे ये बर्फी दे दी ताकि सबको लगे कि ये खराब बर्फी मैंने बनाई है। नहीं नहीं, मिली दीदी ऐसा कर तो नहीं सकती। तभी बुआ जी ने उमा जी से पूछा, ऐसा क्या हो गया? तूने कौन सी गलती पकड़ ली जो ऐसा कह रही है? ये सुन उमा जी ने जवाब दिया, वही तो दीदी, कोई गलती ही नहीं है एंड दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ये सुन सब हंसने लगे। आरती भी ये सुनकर रिलैक्स हो गई। बुआ जी बोली, तेरी दीदी तो किचन में ही रह गई और ले गई बाजी तू। ये सुन आरती बोली, नहीं मतलब अब मैं बस छोटी बहन नहीं, इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के साथ ही सब काम करने की कोशिश करती हूँ। उमा जी इस बात पर बोली, तो इसका मतलब किचन में तुम्हारी दीदी नहीं, इस घर की छोटी बहू मतलब तुम्हारी देवरानी है। आरती ने जवाब दिया, अब जो ओहदा मिला है उसे निभाना तो है। आदित्य को चैन नहीं आ रहा था। उसने अब तक कुछ नहीं खाया। उसे देख उमा जी बोली, आ जाएगी वो, इतनी टेंशन कर रहे हो तो जाओ जाकर देख कर आ जाओ। वो उठकर किचन की तरफ आ रहा था। तभी मिली बाहर आई। उसे देख आदित्य खुश हो जाता है। उमा जी कहती हैं, चलो आखिर मिली का मास्टर शेफ खत्म हुआ, पर टाइम भी खत्म हो गया। सॉरी, पर आरती ने मिठाई बना दी, काफी है, और देर हो रही है। आदित्य बोला, मॉम कम ऑन, इतनी मेहनत से उसने बनाया है और इतनी भी देर नहीं हुई है। इतनी देर से चुप बैठा अतुल बोल पड़ा, अब बहुत देर हो गई है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुन आरती खुश हो गई। वो सोचने लगी, वाह, पहली बार अतुल मेरे पक्ष में कुछ कर रहा है। अतुल वहां से उठकर चला गया। पतीले में से आ रही खुशबू सूंघकर बुआ जी बोली, ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, एक चांस तो देना बनता है। आदित्य ने जोर से कहा, हाँ। बुआ जी ने फिर से डिश को सूंघकर कहा, ये केवड़ा है ना? मिली मुस्कुराकर बोली, जी हाँ केवड़ा है। उमा जी बोली, जो भी है अब बहुत देर हो गई है। ये कहकर वो उठने लगी। ये देख आरती को मिली के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो अपने लिए खुशी ज्यादा हो रही थी। उसने बाजी जीत ली। सबकी नजरों में उसने बड़ी बहू होने का सबूत दे दिया। फिर ये भी सोचा कि हाँ, बेचारी मिली दीदी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था कि उसकी डिश कोई चखे बिना ही टेबल से उठ जाए। पर जो भी हो, मेरे लिए तो सही हो गया। आरती ये सब सोच ही रही थी कि बुआ जी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। बुआ जी ने उमा जी से कहा, रुक, देख काजू बर्फी तेरी फेवरेट थी, तूने खाई। अब जब मेरी फेवरेट डिश की बात आ रही है तो तू उठकर जा रही है। ये सुनकर उमा जी ठिठक गईं और बोली, अरे दीदी ऐसा नहीं है। बुआ जी बोली, तो फिर बैठ। उमा जी को जबरदस्ती बैठना पड़ा। बुआ जी मिली से बोली, देख
वैसे तो तूने कुछ और बनाया होता जिसमें से केवड़े की खुशबू ना आती तो मैं तो उमा को जाने देती। तूने करी भी इतनी देर, पर मुझे केवड़े की खुशबू अपने बचपन में ले जाती है। मेरी नानी जब भी खीर बनाती थी तो उसमें केवड़ा जरूर डालती थी। मुझे वो खीर बहुत पसंद आती थी। मिली बोली, बुआ जी ये भी खीर ही है। बुआ जी ने पतीली की तरफ देखा, फिर उसमें चम्मच घुमाया। उन्होंने हैरानी से कहा, ये इतनी गाढ़ी और पीली, सिर्फ खीर नहीं है ये। उनके ये कहने पर मिली बोली, ये है तो आपकी बचपन वाली केवड़े की खीर, पर थोड़ा मॉडर्न टच के साथ। ये सुन बुआ जी की भौहें चढ़ गई। वो बोली, मेरी फेवरेट डिश से इतनी छेड़छाड़। मिली ने कटोरी में उसे परोसा और बुआ जी के आगे रखते हुए बोली, खाकर तो देखिए। बुआ जी ने चम्मच से उसे चखा और फिर कुछ वक्त के लिए चुप हो गई। आदित्य के मन में चल रहा था कि ये डिश बुआ जी को पसंद आ जाए। आरती के मन में ये चल रहा था कि दीदी को ज्यादा डांट न पड़े, थोड़ी में ही हो जाए बात। सबकी नजरें बुआ जी पर थी, खासकर उमा जी की, जो सोच रही थी कि कैसी भी ये डिश बुआ जी रिजेक्ट कर दें और वो मिली को हारते देखे। बुआ जी ने सबको देखा और बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो सब मुझे? आदित्य बोला, बुआ जी आप सस्पेंस क्रिएट करके बैठी हैं और कह रही हैं ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बताइए ना, खीर कैसी है? बुआ जी बोली, ये खीर नहीं है। ये सुन आरती ने अपनी आंखें मीच ली कि बस अब दीदी को डांट पड़ने वाली है। बुआ जी ने आगे कहा, ये खीर बिल्कुल नहीं, ये मेरा बचपन है जो तूने पतीले में ला रखा है मेरे सामने। मेरी नानी दिवाली पर बनाती थी आम की खिरनी, बिल्कुल वैसा स्वाद है। मुझे कम मिलती थी हमेशा। हम 11 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटी। सबसे लास्ट में मुझे मिलता था सबसे कम, तो मैं ना चुपके से रसोई में चली जाती थी। इससे पहले कोई और खीर खाए मैं अपने हिस्से का खा आती थी। फिर जो हिसाब से लास्ट में मिलता था वो भी चट कर देती। थोड़ा मॉडर्न टच, पर वो नहीं आ रहा। बहुत प्यारी बनी है। कहते हुए बुआ जी इमोशनल हो गई। आदित्य ने आगे जाकर बुआ जी को गले लगाया और बोला, मतलब मेरी बुआ बचपन में नॉटी थी और मेरी नॉटी बुआ जी को मेरी बीवी की खीर ने अपनी नानी याद दिला दी। ये सुन सब हंसने लगे और बुआ जी ने उसे हल्के से सिर पर चपत लगाई और कहा, हाँ वाकई में मेरी नानी के हाथों का स्वाद है इसमें। फिर वो मिली को बुलाते हुए बोली, मिली बेटा इधर आ। मिली उनके पास गई। बुआ जी अपने दुपट्टे के छोर से रुपए निकालते हुए बोली, ये लो, ये सिर्फ पैसे नहीं, मेरा आशीर्वाद है। दिल खुश कर दिया तूने, बचपन की याद दिलाकर। आदित्य बोला, मुझे भी परोसो, मैं भी खाऊंगा। मिली ने मुस्कुराकर उसे खीर परोसी। खीर खाते ही आदित्य बोला, वाह वाह मेरी बीवी, क्या खीर बनाई है। मॉम आप भी खाओ। इस पर उमा जी ने कहा, नहीं पेट में जगह नहीं है। तो आदित्य बोला, मॉम थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो बुआ जी नाराज हो जाएंगी, है ना बुआ जी? बुआ जी ने खीर खाते हुए हाँ में सर हिलाया, तो उमा जी को भी जबरदस्ती खानी पड़ी। खीर टेस्ट करके वो बोली, वाकई अच्छी है। आदित्य बोला, तो बुआ जी आपको याद है आपने कहा था कि जिसकी भी डिश अच्छी बनेगी आप उसे गिफ्ट देंगी, तो बताइए मेरी बीवी जीत रही है कि नहीं? बुआ जी ने इस पर सीरियस फेस बनाते हुए कहा, देख रूल्स के हिसाब से आरती टाइम पर टास्क पूरा करके जीत गई, लेकिन स्वाद के हिसाब से तेरी बीवी ने बाजी मार ली। अब तू बता मैं क्या करूं? आदित्य सोच में पड़ गया। इतने में मिली बोली, बुआ जी वक्त पर जिसने काम पूरा किया जीत तो उसकी होनी चाहिए, आप ये गिफ्ट आरती को दे दीजिए। आदित्य बोला, ये की ना तूने दीदी वाली बात। हाँ बुआ जी आप गिफ्ट आरती को दे दीजिए। बुआ जी ने हंसते हुए कहा, सही है, बचपन में जब मैं पकड़ी जाती थी ना खीर खाते हुए, तो मेरी दीदी भी मुझे ऐसे ही बचाती थी। रुक आरती, मैं अभी कमरे से गिफ्ट लाती हूँ। ये कहते हुए बुआ जी कमरे में चली गई। ये सब सुन आरती का खून खौल रहा था। अब तक की उसकी बड़ी बहू बनने की सारी मेहनत मिली ने पानी में डाल दी।
इतना बड़प्पन दिखाने की क्या जरूरत थी उसे? बुआ जी, आप ना गिफ्ट आरती को ही देना। हाँ, बन गई आखिर बड़ी बहन। खो दिया मैंने बड़ी बहू का ओहदा। ये खीर कैसे ठीक कर दी दीदी ने? मुझे तो लगा इतनी सारी चीजें डाल रही है, कुछ तो गड़बड़ बनेगा, पर इसने तो फर्स्ट प्राइज ही जीत लिया और बड़े दिल वाली बनकर प्राइज मुझे खैरात में भी दे दिया। वाह दीदी, तुम तो मुझसे भी आगे निकली। एक तीर से दो शिकार कर लिए। मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी। काश मैं दीदी की ठीक की हुई खीर लेकर आती। इतने में बुआ जी अपने कमरे से गिफ्ट लेकर आई। उनके हाथ में नीले रंग का वेलवेट का बॉक्स था जो उन्होंने आरती के हाथ में दिया। वो बोली, ये ले आरती, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। इसे संभाल कर रखना, बड़ा कीमती है ये। आरती का दिमाग चलना शुरू हो गया। वो सोचने लगी, बॉक्स है तो थोड़ा बड़ा और वेलवेट का भी, ऊपर से ये कह रही है महंगा है, मतलब इसके अंदर कोई नेकलेस होगा, क्या पता चोकर हो। असली सोने का। पहले जमाने में चोकर बहुत पहनते थे लोग। चलो, गिफ्ट तो मिला। आरती की तो इच्छा हो रही थी कि वो उसे अभी खोल कर देख ले। उसे बॉक्स को इस तरह निहारते हुए देख बुआ जी बोली, बेटा खोल दे, अभी खोल कर देख ले क्या है। आरती मुस्कुराई और उसने फटाफट बॉक्स खोला और देखा उसके अंदर थी करछी। आरती ये देख हैरान हुई। उसने करछी को हाथ में उठाया और उसे ध्यान से देखने लगी। उसने सोचा, इतनी हाइप बनाकर ये क्या निकला इसमें से? ये तो चीटिंग कर रहे हैं सब मेरे साथ। बुआ जी बोली, ये मेरी नानी की करछी है, लकी करछी है। इससे खाना कभी खराब नहीं बनता। ये मैंने इतने सालों से संभाल कर रखी है। देख अब भी कैसे चमक रही है। अपनी बहू को भी नहीं दी मैंने आज तक, तुझे दे रही हूँ। आरती ने मन में सोचा, बहू को दिया नहीं या बहू ने लिया नहीं। फिर नकली मुस्कुराहट ओढ़कर आरती बोली, थैंक यू बुआ जी, ये करछी नहीं, आपका आशीर्वाद है। बुआ जी बोली, मेरा नहीं, तेरी बड़ी बहन का भी आशीर्वाद है जो तुझे ये गिफ्ट मिला, नहीं तो मैं उसे ही देती। आरती ने मन में सोचा, दे ही देती, मुझे तो आशीर्वाद के नाम पर धोखा ही मिल रहा है। अभी खीर का धोखा मिली दीदी से, अब बुआ जी से गिफ्ट का धोखा। कोई बात नहीं, इस बार न सही अगली बार मैं सबको मनवा कर रहूंगी कि मैं बड़ी बहू हूँ और दीदी छोटी बहू। आरती के लिए ये सब जैसे गेम हो गया था। इस बार वो हार गई थी, पर अब उसे अगली बार की जीत का इंतजार था। आरती अपने कमरे में पलंग पर बड़े उदास मन से बुआ जी का गिफ्ट निहार रही थी। वो मखमली बक्से के छलावे से खुद को निकाल ही रही होती है कि दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। वहां मिली खड़ी थी। आरती मन में सोचती है, आ गई अपनी जीत से मुझे जलाने। मिली उससे आकर बोली, चलो अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। आरती ने उससे पूछा, दीदी आम कस्टर्ड सब कुछ डालने के बाद भी उसमें से स्मेल तो आ ही रही थी जलने की, तो कैसे गायब हुई वो? मिली बोली, केवड़े से। मैंने उसमें हल्का सा केवड़ा डाल दिया जिससे उसकी जलने की स्मेल बिल्कुल छुप गई। देखो ना, उसी केवड़े ने मुझे बचा लिया। बुआ जी का फेवरेट निकला केवड़ा। आरती थोड़ा जलते हुए बोली, बचा क्या लिया, जिता ही दिया आपको दीदी। आपकी डिश सबको ज्यादा पसंद आई। मिली बोली, अरे हट पगली, बुआ जी ने गिफ्ट तो तुझे दिया ना, मतलब तू जीती। मैं टेंशन में थी तेरे लिए किचन में। तू ठीक तो है ना? कितना परेशान हो गई थी खीर को लेकर। मेरी काजू बर्फी लेने से भी मना कर रही थी। कैसे भेजा मैंने तुझे बाहर। तू खुश है ना? ये सुन आरती भरे मन से बोली, हाँ दीदी खुश हूँ। मिली ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस यही सुनने आई थी। छोटी है ना तो फिक्र होती है। ये सुन आरती को और गुस्सा आ गया। वो मन में अपने आप से कहने लगी, छोटी मतलब हमेशा ही थोड़ी छोटी रहूंगी। अब तो मैं बड़ी बहू बन गई हूँ, लेकिन जब तक दीदी मुझे छोटी बहन समझती रहेगी तब तक मैं बड़ी बहू बन नहीं पाऊंगी। ये हमेशा आ जाती है अपना बड़प्पन दिखाने।
आरती ये सब बातें मिली से नहीं कह सकती थी। मिली के सामने तो वो मुस्कुराई और बोली, दीदी अब आप मेरी फिक्र करना बंद करो। मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। आपको मेरी बड़ी दीदी बनने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं खुद बड़ी बहू बन गई हूँ। ये सुन मिली को हंसी आ गई। उसकी हंसी आरती को चुभ गई। मिली ने हंसते हुए फिर उसके सिर पर हाथ रखा और रूम से जाने लगी। तभी वो मुड़ी और कुछ सोचती हुई बोली, अरे मैं एक्चुअली जो बात करने आई थी वो तो की ही नहीं। आरती ने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? तो मिली ने जवाब दिया, ये कि बुआ जी अभी वापस जैसलमेर जा रही हैं, तो उनके पाँव छूने के लिए तुमको बुला रहे हैं। आरती ने पूछा, बुआ जी जा रही हैं? बताया नहीं किसी ने? मिली बोली, तो मैं वही तो बताने आई हूँ, आजा बाहर। ये सुन आरती ने सोचा, पता नहीं कैसे दीदी हमेशा ही फर्स्ट आती है। ये बात भी उनको मुझसे पहले पता चल गई। ड्राइंग रूम में बुआ जी के पैर छूते हुए आदित्य ने कहा, बुआ जी प्लीज मत जाइए ना, अभी तो आई थी आप शादी में। उमा जी भी बोली, हाँ दीदी कुछ दिन रिलैक्स करके फिर जाइए। इस पर बुआ जी बोली, हाँ हाँ ये सब कहना ही पड़ता है जब मेहमान घर से जाता है। तभी वहाँ मिली और आरती पहुँचते हैं। मिली ने बुआ जी की ये बात सुनकर कहा, बुआ जी ऐसे मत कहिए कि आप मेहमान हैं, आप इस घर की बेटी हैं। अगर आप ऐसा कहेंगी तो मुझे अपने मायके में ऐसा ही लगेगा कि मैं भी मेहमान हूँ वहाँ, बेटी नहीं। ऐसा मत कीजिए ना बुआ जी, मुझे बुरा लगता है। ये सुन बुआ जी खुश हो गई और मिली के पास आकर उसके सर पर हाथ रख दिया। वो मिली से बोली, बेटा मैं तुझसे एकदम सच कहूंगी, तुझसे अब झूठ बोलने का मन नहीं करता। शुरू में तो मुझे लगा था कि ये आदित्य ने किसे चुन लिया, इसकी कुंडली में भी नहीं आती है, ये है भी बड़ी बेटी घर की, इसी की छोटी बहन से अतुल की भी शादी हुई। ये सब क्या है? तुम इस घर के लिए सही हो भी या नहीं? ये कैसी बहू आई है घर में? घर को संभाल पाएगी या नहीं? पर अब तुझे जानकर, तुझसे बातें करके ऐसा लगता ही नहीं कि इस घर से या हमसे तुम कभी अनजान भी थी। तुम में जो अपनापन है आजकल लोगों में नहीं। बेटा तूने सीधा दिल में जगह बना ली। तूने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब मैं बिना टेंशन के इस घर से जा सकती हूँ। ये बात सुन मिली मुस्कुरा दी। फिर उसने बुआ जी से कहा, रुक जाइए ना बुआ जी, मेरे लिए प्लीज। आदित्य भी पीछे से बोला, हाँ बुआ जी प्लीज। तो बुआ जी हंसते हुए बोली, ठीक है बाबा ठीक है, ये कहती है तो रुक जाती हूँ। ये सुन आदित्य बोला, अच्छा मैंने कहा तो मना कर दिया, आपकी लाडली बहू ने कहा तो मान लिया, आपने तो पाला चेंज कर दिया। बुआ जी मिली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों नहीं करूं मैं पाला चेंज, बहू है वो मेरी। ये सुन सभी हंसने लगे सिवाय आरती के। उसके मन में अलग ही आलाप चल रहा था। ये सब देख उसने सोचा, दीदी भी कमाल है, आते ही बुआ जी के मन में जगह बना ली। बुआ जी भी उसी के बारे में कह रही हैं। घर कैसे संभालेगी? बहू है, वो बहू है तो मैं क्या हूँ? काजू बर्फी बनाने वाली नौकरानी या इस ड्राइंग रूम में पड़ा सोफा जिसे ना पति पूछता है ना घर वाले, पड़ा है बस। आरती का तो पूरा मूड खराब हो गया था। वो वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंच उसने अपनी माँ को कॉल किया। शांति देवी वहाँ किचन में चाय बना रही थी। अपने मोबाइल पर आरती का नाम फ्लैश होता देख वो खुश हो गई। उन्होंने लपक कर फोन उठाया और बोली, हाँ आरती बेटा बता कैसे है सब? जवाई सा कैसे है? उनके बारे में तू तो कुछ पहले बता रही थी। आरती बोली, नहीं उनके बारे में नहीं, मैं तो वो मीठा बनाने की रस्म की बात कर रही थी। इस पर शांति देवी बोली, हाँ वो तो तू खीर बना रही थी ना? आरती बोली, मेरी खीर जल गई माँ। ये सुन शांति देवी की चीख निकल गई। क्या? फिर आरती ने पूरा कांड शांति देवी को बताया। शांति देवी बोली, हाय हाय ये क्या हो गया? तेरा जीतना रह गया। पर कोई बात नहीं, बच तो गई, यही बहुत बड़ी बात है। सोच अगर मिली बर्फी देती ही ना तो। इस पर आरती ने चिढ़कर आगे कहा, हाँ हु नोज, आपकी भी फेवरेट मिली दीदी ही है ना।
बेटा, गुलाब जामुन की बात कर रही हो क्या? जो मैं बताऊं कि पोकर स्वीट्स के फेवरेट है या जनता स्वीट्स के? तुम बच्चियां हो मेरी, इसमें क्या फेवरेट है छोरी? तू उदास मत हो। अगर मिली तुझे मिठाई न देती तो कितनी बेइज्जती होती होती कि नहीं होती? आरती ने किया तो शांति देवी ने कहा, फिर सिर्फ बची नहीं तू, तेरी सास ने तेरी तारीफ भी की। ठप्पा लगाया तुझ पर पास 1 का, वो भी फर्स्ट क्लास से। आरती बोली, हाँ वो तो है। मॉम ने दीदी की तारीफ नहीं की, ऐसे जैसे मेरी की। इस पर शांति देवी बोली, फिर सब तो सही है, तू फालतू में घबरावे है छोरी। रुक, खीर तेरी उधर जली थी तो मुझे उसके जलने की बू यहाँ क्यों आ रही है? आरती ने हैरानी से पूछा। क्या? शांति देवी ने अपने गैस पर चढ़ी चाय को देखा, वो जल गया था। उसे देख वो चिल्लाई, आए तेरी बातों में मेरी चाय जल गई। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। रात को खाने के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अतुल अपने मोबाइल में मेल्स पढ़ने में बिजी था। आदित्य को मिली की तरफ देखने से फुर्सत नहीं थी और आरती ये सब देखकर सोच रही थी, कहाँ फंस गए? अतुल को तो पड़ी ही नहीं है किसी की भी, मेरी भी नहीं। और यहाँ आदित्य और दीदी तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती खेल रहे हैं। पता नहीं भगवान मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है, कुछ तो अच्छा कर दे। तभी रमेश अग्रवाल जी बोले, कल हमारे सबसे बड़े क्लाइंट पारितोष कपाड़िया की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है। उन्होंने बहुत बड़ा बैंक्वेट बुक किया है, पर कम और करीबी लोगों को ही बुलाया है। हमें इनवाइट किया है। इस तरह की पर्सनल इनविटेशन में नहीं गए तो रिश्ते खराब न हो जाएं। अतुल, तुम और आरती कल उस पार्टी में जा रहे हो हमारी तरफ से। ये सुन आरती के कान खड़े हो गए। वो सोचने लगी, वाह, बड़ा बैंक्वेट मतलब हाई फाई पार्टी, डेकोरेशन और बुफे। कुछ तो अच्छा हो रहा है। भगवान तूने मेरी सुन ली इतनी जल्दी। उसका चेहरा खुशी से ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा था कि तभी अतुल बोला, नो डैड, आप ही जाइए। मुझे पार्टीज नहीं पसंद। ये सुन आरती का ट्यूबलाइट सा चेहरा ऑफ हो गया। वो मन में बोली, अतुल आया ही मेरी लाइफ में मूड ऑफ करने। रमेश ने अतुल से कहा, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं जा पाऊंगा पार्टी में। मेरे बाद तुम इस घर के बड़े हो तो तुम्हारा और आरती का जाना सही रहेगा। ये सुन आरती थोड़ा और तन गई कि वो घर की बड़ी है, पर अतुल ने साफ मना करते हुए कहा, डैड प्लीज, भेजना ही है तो किसी और को भेज दीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। ये सुन आरती फिर फुस हो गई। उसने खुद से कहा, सही में अतुल ने मुझे परेशान करने के लिए शादी की है। ये ऐसे ही करता रहा ना तो मेरी यही हालत होगी। हाथ को आया और मुंह न लगाया। रमेश जी कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे, ये बहुत बड़े क्लाइंट हैं, पर्सनल इनविटेशन भेजा है, जाना ही पड़ेगा। अतुल बोला, ऐसा है तो आदित्य को भेज दीजिए। ये सुन आरती के गले में निवाला अटक गया। उसने सोचा, मैं नहीं जा रही ठीक है, पर मेरी दीदी ही क्यों जाए, मुझे जाना है। रमेश जी ने कहा, ठीक है, आदित्य और मिली तुम दोनों चले जाना, पर अतुल मैं अब भी यही कहूंगा कि कोई बड़ा जाए तो अच्छा है। अतुल खाने की टेबल से उठते हुए बोला, डैड, आदित्य जाए या मैं, एक ही बात है। ये कहते हुए वो वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरती से भी अब और नहीं खाया जा रहा था। उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। इतना अच्छा मौका मिला था उसे हाई सोसाइटी की पार्टी अटेंड करने का, उसके खुद के पति ने गुड़ गोबर कर दिया। फिर से मिली को तवज्जो मिल गई। रमेश ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, तुम तो जाओगे ना पार्टी में? आदित्य बोला, हाँ डैड, बिल्कुल, मैं और मिली दोनों जाएंगे। शादी के बाद की हमारी पहली पार्टी है। ये कहते हुए वो मिली को देख मुस्कुराया। मिली भी उसे देख मुस्कुरा दी। ये सब देख आरती जल रही थी। वो अब ये और नहीं देखना चाहती, इसलिए उठकर वहां से चली गई। वो कमरे में गई तो देखा वहां भी अतुल बेड पर किताब लेकर बैठा था। आरती ड्रेसिंग टेबल के पास गई, अपने आप को आईने में देखा, फिर आईने में अतुल को किताब पढ़ते हुए देखा। उसने अपने बाल बनाए और बेड पर आकर बैठ गई। उसने अतुल की तरफ देखा और पूछा, आपको पार्टीज में जाना नहीं पसंद? अतुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना मुंह किताब में ही गड़ाए बैठा था।
आरती को गुस्सा आ रहा था, पर उसने कंट्रोल करके बोला, मैं आपसे बात कर रही हूँ। समझ आ रहा है आपने किसी मजबूरी में मुझसे शादी की है। वो मजबूरी क्या है वो तो आप बता सकते हैं। इतना तो जानने का हक है मेरा। शादी अकेले आपने नहीं की, मैं भी हूँ। ये सुन अतुल ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या कोई मजबूरी नहीं है? आरती बोली, है, क्योंकि पहली ही मुलाकात में आपने कह दिया था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। ये सुन अतुल ने गुस्से में जोर से किताब बंद की। उसे ये करते देख आरती थोड़ा डर गई। अतुल ने गुस्से में आरती की तरफ देखा और बोला, तुम्हें उस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो लड़की मेरी जिंदगी से जा चुकी है। अब मैं किसी से प्यार नहीं करता, ठीक है? और तुमसे शादी करना मेरा डिसीजन था, कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, समझी? और कुछ पूछना है? आरती ने ना में सर हिलाया। अतुल ने लाइट्स ऑफ की और सो गया। आरती को ये बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगी, इस तरह से कौन अपनी पत्नी से बात करता है? पर कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं, नहीं तो इस तरह से कोई बिहेव नहीं करता। आदित्य को देखो, वो कैसे लट्टू बनकर घूम रहा है मिली दीदी के पीछे। ये तो किताब से हटने ही नहीं चाहते। पार्टी में भी जाने का चांस खो दिया। वो तो ठीक, पर वो चांस मिली दीदी को मिल गया। क्या जरूरत थी कहने की मैं जाऊं आदित्य जाए? एक ही बात है। एक बात कहाँ है? मैं जाऊं और दीदी जाए, कितना फर्क है? मैं ये गेम तो नहीं हारूंगी। मैं पार्टी में जाकर रहूंगी। कुछ तो जुगाड़ सोचना पड़ेगा। अतुल के मना करने से आरती हार नहीं मानने वाली थी। अतुल को तो वो मनाने से रही, पर अपनी बहन को तो मना सकती थी। फिर आरती के दिमाग में प्लान्स चलने लगे कि कैसे मिली को पार्टी में जाने से रोका जाए। उसे मिली की कमजोर नस भी पता थी। उसने प्लान सोच ही लिया। अगले दिन आरती अपने प्लान के साथ तैयार थी। सुबह सुबह आरती मिली को ढूंढने में लगी हुई थी। पार्टी आज रात को ही थी। वो अभी से ही अपने प्लान को एक्शन में लाना चाहती थी। उसे आखिर मिली किचन में दिखाई दी। उसे वहां देख आरती ने पूछा, दीदी आज तो किशोर बना लेगा खाना, तुम क्यों आई यहाँ? मिली ने बताया, बैठे बैठे बोर हो रही थी। क्या करूं? वैसे भी खाना बनाने की आदत है, कुछ काम नहीं करती तो अजीब सा लगता है। आरती मन में बड़बड़ाई, ये अजीब सैंपल है। यहाँ मैं खुश हो रही हूँ कि कुछ काम नहीं करना, और ये है कि काम ढूंढती फिर रही है। आरती मिली से बोली, हाँ सही है, काम तो करना ही पड़ता है। अतुल जी को भी ऑफिस का काम है। सोचा था पार्टी में जाएंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर अतुल जी भी काफी परेशान से लगते हैं। काश पार्टी में चले ही जाते। तुम्हें तो पता है मुझे पार्टी में जाने का बहुत शौक है। तुम तो जब छोटी थी तो पड़ोस की सहेली के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाती थी। मिली सर हिलाते हुए बोली। हाँ, आरती ने पूछा, क्यों दीदी, तुम जाती क्यों नहीं थी? मिली बोली, मुझे पसंद ही नहीं पार्टी में जाना। आरती ने कहा, तो फिर अब क्यों जा रही हो? ये सवाल सुन मिली हैरान हो गई। वो बोली, अब तो जाना ही पड़ेगा ना, डैड ने कहा है और अतुल जीजा जी ने भी मना किया है तो। आरती ने कहा, हाँ ये तो है, अगर अतुल जी हाँ करते तो तुम्हें जबरदस्ती नहीं जाना पड़ता। मुझे तो पार्टी में जाना अच्छा लगता है। मिली हंसकर बोली, हाँ तुझे तो केक से दूर रखना पड़ता था। बर्थडे पड़ोस की पिंकी का होता और केक तू पहले खा जाती। चाहे पार्टी हो या संगीत, कितनी एक्साइटेड होती है तू जाने के लिए। आरती उतरा हुआ मुंह बनाकर बोली, वही तो, अब भी हूँ, पर। मिली ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अतुल जीजा जी का मन नहीं है, कोई बात नहीं, अगली बार चली जाना। पर आरती जिद करने लगी, नहीं दीदी, जाऊंगी तो मैं आज ही। अतुल जी को मैं मना भी लूं, पर अब तो तुम लोगों का जाना तय हो गया है। आरती ने इतना उदास मुंह बनाया, पर मिली ने देखा ही नहीं, ना ही उसकी बात पर रिएक्ट किया। वो अपने काम में ही लगी रही। आरती ने जोर से कहा, अब तुम लोग जा रहे हो तो अतुल मान भी जाए, पर फिर आदित्य तो छोटा भाई है ना, तो उसे मना करके खुद पार्टी में जाना बड़े भाई को अजीब लगेगा, है ना मिली दीदी?
आप भी तो बड़ी हैं, आपको भी तो बुरा लग रहा होगा। जाना मेरी छोटी बहन को था, उसे मना हो गया, क्या करे, अब मैं जा रही हूँ। मिली ने आरती की तरफ देखा और बोली, तुझे जाना है? आरती भोली सी शक्ल बनाकर बोली, नहीं नहीं दीदी, तुम जाओ, तुम्हारी भी नई नई शादी हुई है, तुम भी एंजॉय करो। मैं फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो देखती हूँ, और नहीं भी मिला तो भी ठीक है। मिली बोली, अच्छा तो तू इस बार चली जा। आरती उसे मना करते हुए बोली, अरे मैंने कहा ना दीदी, तुम एंजॉय करो, मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी अब बड़ी हो गई हूँ, तुम छोटी हो यहाँ तो तुम जाओ। मिली मुस्कुराकर बोली, ये बड़ा छोटा क्या लगा रखा है, दीदी कह रही हो मुझे और कह रही हो छोटी हूँ। तुम्हारी दीदी ने कह दिया तुम जाओगी तो तुम ही जाओगी। ये सुन आरती खुश हो गई। वो बोली, पर जीजा जी। मिली बोली, वो मैं देख लूंगी। आरती ने कहा, तो अतुल जी को भी मैं मना लूंगी। पर तुम क्या कहकर मना करोगी डैड को? मिली बोली, तुम उसकी टेंशन मत करो, मैंने कहा ना मैं देख लूंगी, तुम बस अपनी ड्रेस डिसाइड करो। आरती खुश होकर अपने रूम की तरफ चली गई। वो कपबोर्ड से बेस्ट साड़ी चूज करने लगी। उसने सोचा, दीदी को तो बराबर इमोशनल कर दिया मैंने। दीदी भी, उनकी गलती है, वो इतना जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। ये प्लान तो सक्सेसफुल रहा। वो मना कर देगी डैड को, पर अतुल जी मान जाएंगे ना? कहाँ जाएंगे, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। कौन जाएगा नहीं तो? अतुल जी मान तो जाएंगे। अब बस अच्छी सी साड़ी मिल जाए, फिर ज्वेलरी, मेकअप सब डिसाइड करना है। कितना सारा काम है, अभी स्टार्ट करूंगी तो शाम तक डिसाइड हो पाएगा। ये कहते हुए आरती पार्टी में जाने की तैयारी में लग गई। उधर मिली आदित्य के ऑफिस से घर आने का इंतजार करने लगी। वो भी अपने कमरे में ये सोचने लगी कि आदित्य को कैसे मनाएगी। तभी आदित्य कमरे में आया और बोला, अरे ये क्या, अब तक डिसाइड नहीं हुआ क्या पहनोगी? मुझे लगा अब तक तो डिसाइड कर लिया होगा, इतना टाइम लग रहा है, मैं हेल्प करूं? मिली बोली, हाँ और ना। आदित्य ने हैरान होकर पूछा, मतलब? मिली बोली, मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, पर कपड़े सेलेक्ट करने में नहीं। आदित्य ने कहा, तो ज्वेलरी में? मिली बोली, ना। आदित्य ने कहा, तो मेकअप में? मिली ने सर पकड़कर कहा, ओफो, सुनो तो सही। आदित्य उसके पास आकर बैठा। उसने अपना हाथ गाल पर टिकाकर बड़े प्यार से कहा, सुनाओ ना। ये देख मिली ने अपनी नजरें झुका दी और मुस्कुराते हुए बोली, मानोगे मेरी बात? आदित्य ने बोला, बिल्कुल, तुम्हारे कहने से पहले ही मान ली, जाओ। मिली खुश होकर बोली, अरे वाह, तुम तो मान गए। आदित्य भी मुस्कुराकर बोला, तुम ऐसे नजरें झुकाकर मुस्कुराकर बोलोगी तो मानना ही पड़ेगा। मिली बोली, अच्छा तो ठीक है, तुम बता दो डैड को। आदित्य जो अब भी मुस्कुरा रहा था वो प्यार से बोला, क्या? मिली बोली, यही कि हम पार्टी में नहीं जा रहे। आदित्य जो अब तक मुस्कुरा रहा था वो चिल्लाकर बोला, क्या? मिली ने उसे देखते हुए कहा, हाँ यही तो हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। आदित्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रही थी। उसने मिली से पूछा, हम पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? मिली ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे नहीं पसंद पार्टी में जाना। आदित्य ने कहा, तो एक बार तो चलकर देखो ना मेरे लिए। मिली बोली, प्लीज मेरी बात सुन लो ना। आदित्य ने अपना सर खुजाते हुए कहा, सुन तो लूं, पर डैड को क्या बोलूंगा? चल दो ना प्लीज, आई प्रॉमिस तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा, सही में। ये सुनकर मिली हंस दी और बोली, तुम समझो ना, मुझे ये सब हाई सोसाइटी पार्टी में जाना सोचकर घबराहट होती है। वहाँ कैसे लोग होंगे, कैसे बात करेंगे, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करूंगी वहाँ, तो मुझे नहीं जाना। ये सुन आदित्य सोच में पड़ गया। मिली नहीं बताना चाहती थी कि आरती को पार्टी में जाना है, इसलिए उसने ये सब बहाने बनाकर आदित्य को मनाने की कोशिश की। उसने भी ये सब सुनकर बोला, मैं भी शुरू में यही देखता था कि इन सोशल इवेंट्स में लोग बस अपनी नई गाड़ी या जूते या कपड़े दिखाने आते हैं,
वैलिडेशन पाते हैं या गॉसिप करते हैं और निकल जाते हैं। बहुत शैलो लगता है। आई अंडरस्टैंड, पर तुम पर्सपेक्टिव तो चेंज करके देखो। सोचो कि ये सब लोग तुम्हारी केस स्टडी हैं। देखो लोगों के दिमाग कैसे होते हैं वहाँ। कुछ अच्छे और जेन्युइन लोग भी मिलेंगे। सारे ही शैलो हो जरूरी नहीं। अब मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ऐसी पार्टीज में जाना। क्या अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, मजा आ जाता है। ये सुनकर मिली ने कहा, हाँ तुम सही हो, सारे लोग शैलो हो जरूरी नहीं। सुनने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इतने अलग दिमाग, अलग बातें, अलग लोग, ये पर्सपेक्टिव भी सही है। पर मैं तुम्हारी तरह लोगों के मजे नहीं लूंगी, पर एनालाइज करूंगी। ऐसा भी सोचा जा सकता है, आदित्य बोला। तो चले, मिली ने जवाब दिया। नहीं, अगली बार आदि। मैंने अभी मन बना लिया नहीं जाने का। अब वापस से तैयार करूं मन को जाने के लिए। मान जाओ ना, अगली बार मैं चलूंगी, सच्ची। ये सुन आदित्य ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है, अब ये डैड से कौन बोलेगा? मिली बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम। आदित्य भी फीकी सी स्माइल देकर बोला, हाँ मैं। सही है, मैं ही फंसूंगा। मिली बोली, अरे तुम अकेले नहीं फंसोगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ बात करने। आदित्य बोला, पर हम दोनों नहीं चलेंगे तो जाएगा कौन? आदित्य के ये पूछने पर मिली ने कहा, आरती और अतुल जीजा जी। आदित्य बोला, नहीं, अतुल भैया वो तो नहीं जाएंगे। मिली बोली, मैंने बात कर ली आरती से, वो मना लेगी जीजा जी को। आदित्य बोला, अच्छा तो तुम बहनों ने मिलकर प्लान पहले ही बना लिया। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, चलो डैड के पास। रमेश जी ड्राइंग रूम में बैठे चाय की चुस्की लेते वक्त अचानक से खांस पड़े। उनकी खांसी की आवाज सुन उमा जी बाहर आई और उनसे बोली, अरे आराम से चाय पीजिए, और बाहर क्यों बैठे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? चलिए अंदर रूम में चलिए, यू विल फील बेटर देयर। रमेश जी ने जवाब दिया, ना, कब से कमरे में ही बैठा हूँ, अच्छा नहीं लगता वहाँ। तब आदित्य और मिली वहाँ आए। आदित्य बोला, हाँ डैड, पूरा दिन रूम में बैठना अच्छा नहीं लगता। इट्स गुड कि आप एक जगह नहीं बैठे। मिली बोली, डैड आपने शाम वाली दवाई ली? उमा जी घबरा कर बोली, अरे नहीं, वो तो मैं भूल ही गई, अभी लाती हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। आदित्य और मिली सोफे पर बैठे और आदित्य ने रमेश जी से बोला, डैड आपसे बात करनी थी। जरूरी नहीं है कुछ, ऐसी छोटी सी बात है। रमेश जी बोली, क्या है बताओ। आदित्य बोला, एक्चुअली डैड मुझे। ये कहते हुए आदित्य रुक गया और अपने आप से बड़बड़ाया, क्या बहाना बनाऊं? रमेश जी ने पूछा, क्या कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि। ये कहते हुए आदि फिर रुक गया। मिली के चेहरे पर ऐसी दबी हंसी थी मानो आदित्य को चिढ़ा रही हो। तुमसे नहीं हो पाएगा। आदित्य ने उसे देखा और फुल एटीट्यूड में टांग के ऊपर टांग रख ऊंची आवाज में बोला, डैड छोटा सा चेंज है मेरे शेड्यूल में, आज की पार्टी में नहीं। ये कहते हुए आदित्य रुक गया, क्योंकि ये सुन डैड उसे बुरी तरह से घूरने लगे थे। उसने फिर अपनी टांग के ऊपर से टांग हटाई और धीमी आवाज में फटाफट से बोला, आज की पार्टी में मैं कौन से कपड़े पहनूं मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो भैया चले जाएं, वो फटाफट डिसाइड कर लेंगे। ये सुन डैड ने हैरान होकर कहा, क्या? आदित्य सर खुजाते हुए बोला, एक्चुअली डैड मैं चला तो जाऊं, पर सारे कपड़े लॉन्ड्री में है और ऑफिस से नया प्रोजेक्ट मिला है, उस पे भी काम करना है। मेरा दिमाग वहां से नहीं निकल रहा। डैड बोले, जो पहना है वही पहनकर चले जाओ और दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा उधर। ये सुन आदित्य बोला, ठीक है डैड। ये सुन मिली ने आदित्य को कोनी मारी और सवालिया निगाहों से पूछा कि क्या कर रहे हो? आदित्य जो कि सोफे से उठ रहा था वो वापस बैठ गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या बहाना बनाए जिससे डैड राजी हो। इतने में उमा जी कमरे से आई और बोली, ओफो, घर में कोई कुछ ध्यान नहीं रखता, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मिली बोली, किशोर भैया ने बताया था कि डैड की दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, मैंने उनसे कहा लेकर आने के लिए,
शायद लेकर भी आई हूँ। किशोर भैया। मिली ने किशोर को आवाज लगाई। किशोर किचन से आया और बोला, जी बड़ी दीदी। मिली ने पूछा, किशोर भैया आप डैड की दवाइयाँ लेकर आए? किशोर ने जवाब दिया, बड़ी दीदी वो टाइम ही नहीं मिला, पर्ची भी चाहिए होती है, वो भी नहीं ली। उमा जी किशोर पर चिल्लाते हुए बोली, टाइम नहीं मिला क्या मतलब? ये तुम्हारा काम है, तुम्हें पता है ना साहब की दवाइयाँ कितनी इम्पोर्टेंट है। रमेश जी ने अपना सर पकड़ लिया था। उमा जी ने उन्हें देख घबरा कर पूछा, क्या हो रहा है? रमेश जी बोले, चक्कर, कमजोरी लग रही है। मिली बोली, ये लो बीपी लग रहा है, मैं नमक और शक्कर का पानी लाती हूँ। ये कहकर मिली किचन में जा रही थी कि उमा जी उस पर चिल्लाकर बोली, वेट, तुम्हें कैसे पता ये लो बीपी है? मिली ने पूछा, इन्हें हाई बीपी की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? उमा जी ने ना में सर हिलाकर मना किया तो मिली बोली, तो फिर नमक और शक्कर के पानी में कोई दिक्कत नहीं, ताकत मिलेगी, मैं लाती हूँ। आदि आप डैड को रूम में लेकर जाइए और खिड़कियां खोल दीजिएगा, फ्रेश एयर जितनी आए अच्छा है। ये कहकर मिली किचन में चली गई। उमा जी डॉक्टर को कॉल करने लगी। आदित्य रमेश जी को रूम तक लेकर गया। मिली ग्लास लेकर रमेश जी के कमरे में आई और बोली, डैड ये पी लीजिए, आराम मिलेगा। रमेश जी ने उससे ग्लास लिया और बोले, इतनी चिंता मत करो, ये होता रहता है मुझे, आई विल बी फाइन। उनके ये कहने पर मिली बोली, ये होता रहता है मतलब? आपने डॉक्टर को दिखाया? रमेश जी ने जवाब दिया, नहीं, ये छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास क्या जाना। ये सुन मिली गुस्से में बोली, छोटी सी बात बार बार होती है ना तो बड़ी बन जाती है। प्लीज डैड, ऐसी लापरवाही मत कीजिए, इस छोटी बात को बड़ा नहीं बनने दीजिए। तभी उमा जी डॉक्टर के साथ कमरे में आई। डॉक्टर ने चेकअप करके बोला, बीपी लो हो गया है इनका, कुछ नींबू पानी वगैरह दीजिए इन्हें पहले। मिली बोली, मैंने अभी शक्कर और नमक का पानी दिया। डॉक्टर बोले, गुड, कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, मल्टी विटामिन की, इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा, इन्हें खाना अच्छे से खिलाइए, और साहब आप भी टेंशन ना लें। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। मिली बोली, अब तो मैं अलग डिश बना रही हूँ आपके लिए, आपको वो खाना होगा। उमा जी बोली, तुम अभी खाना बनाओगी तो पार्टी रहने दो, कुछ मत करो। मिली बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं है पार्टी में जाने की, मैं अभी बनाती हूँ खाना, और डैड आपको खाना है, ओके? रमेश ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। मिली जाने से पहले मुड़कर बोली, डैड आप पार्टी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैंने आरती से बात कर ली है, वो जाएगी अतुल जीजाजी के साथ, ओके? आदित्य बोला, हाँ सही है, वैसे भी बड़ा जाए कोई तो बेटर है, आपने ही कहा था। रमेश जी बोले, ठीक है, जैसा सही समझो। अतुल ऑफिस से वापस आया तो कमरे में आरती को इतना सजा हुआ देखा, पर कुछ नहीं पूछा। आरती ने सोचा ऐसे देख वो उसे जरूर पूछेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आरती को उसे पार्टी में जाने के बारे में बताना था। आरती अपने आप को आईने में देखकर सोचती है, कितना तैयार हुई हूँ मैं, लेकिन तब भी मेरा पति मुझे देख भी नहीं रहा। मुझे लगा मुझे तैयार होते देख वो पूछेगा कि क्या हुआ, आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो, पर ये तो देख भी नहीं रहा मैं कैसी लग रही हूँ। उसके लिए मैं कुर्सी टेबल ही हूँ। एक्चुअली कुर्सी टेबल मुझसे बेटर है, कम से कम दिन में एक दो बार उन्हें देख तो लेता है। वो उनको कुछ काम का तो समझता है, मैं तो पड़ी रहती हूँ इस कमरे में बस। फिर उसने अतुल को देखा, वो बेड पर बैठकर फिर कोई किताब पढ़ रहा था। आरती ने मन में सोचा, ये किताब तो दुश्मन बन गई है मेरी, नहीं सौतन। आरती ने फिर कुछ सोचा और अतुल से बोली, सुनिए साइड टेबल से मेरी वॉच दीजिए तो। ये सुन अतुल ने उस पर आंखों के कंचे ऐसे फेंके जैसे आरती ने उससे जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो। आरती उसका गुस्सा देकर ही डर गई। अतुल ने किताब रखी, चुपचाप उठा, साइड टेबल से उसकी वॉच उठाई और उसकी तरफ बढ़ गया। आरती ने उससे वॉच ली और बड़े प्यार से कहा, थैंक यू। अतुल जब वापस जाने लगा तब आरती ने उसे आवाज दी,
सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। अतुल बोला। बताओ। आरती बोली। जी वो मैं। आरती बहुत घबरा रही थी। वो क्या बोले, कैसे बोले, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, ये तो लुक भी ऐसे देता है एंग्री यंग मैन वाला। अभी सिर्फ घड़ी देने को बोली तो ऐसे देखने लगा जैसे इसकी कंपनी के सारे शेयर मांग लिए हूं मैंने। ये पार्टी वाली बात पर तो एक्चुअली गुस्सा होगा। कैसे बताऊं, मिली ही बता देना, उससे कहती हूँ। आरती इस सोच में ही थी कि अतुल जोर से बोला। बताओ क्या कहना है। अतुल की आवाज सुन आरती ठिठक गई। इतने में किशोर वहां आया और बोला। अतुल भैया, आपको साहब बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। किशोर को जवाब देकर उसने आरती की तरफ देखा और पूछा, जल्दी बताओ क्या कहना है। आरती समझ गई थी कि डैड क्यों बुला रहे हैं। पार्टी के बारे में बात करने के लिए ही। अच्छा हुआ अब उसे बात करने की जरूरत नहीं। वो भोली सी सूरत बनाकर बोली, कुछ नहीं, आपको डैड ने बुलाया है, आप जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। मेरी बातें तो होती रहेंगी, पहले तो डैड को ही देखना है आप। उसकी बात पूरी ही नहीं हुई और अतुल कमरे से बाहर चला गया। उसे जाता देख आरती ने सोचा, बात भी नहीं सुनते पूरी। कोई नहीं, पार्टी में तो मैं आपको लेकर ही जाऊंगी। आरती का मूड खराब हो रहा था, तभी उसे शांति देवी का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से शांति देवी की आवाज आई। हाँ बेटा, कैसी है। आरती बोली, पता नहीं। शांति देवी ने हैरानी से पूछा, क्यों। आरती बोली, कितने अच्छे मूड में थी अभी। पता है, हम ना एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, बिल्कुल हाई फाई। ये सुन शांति देवी की आंखें चमक गई। उन्होंने पूछा, हे, वहाँ तो अलग अलग देशों के खाने होंगे ना। आरती बोली, क्या मम्मी, खाने पर अटक जाती हो हमेशा। बड़ा सोचो, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, उनकी फैमिली आएगी, उनके बीच में क्या रुतबा बढ़ेगा मेरा, सारे पेज 3 लोगों के बीच में। शांति देवी खुश होकर बोली, अरे तू ही तो बन जाएगी पेज 3 वाली। है, वैसे पेज 3 होता क्या है। आरती बोली, वो अखबार के तीसरे पन्ने पर जिन लोगों की फोटो आती है, हाई फाई पार्टी वाली, वो। शांति देवी बोली, हमारे अखबार में तो तीसरे पन्ने पर मूलचंद दंत मंजन का ऐड आता है। मतलब तू मूलचंद के ऐड में आएगी। वाह, अब तो दंत मंजन फ्री मिलना चाहिए। आरती ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, माँ, तूने फिर कर दी छोटी बात। मैं दंत मंजन की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके आते ही सब फोटोग्राफर्स कहते हैं, मैडम मैडम राइट, मैडम लेफ्ट, मैडम सेंटर। क्या पता कल को मेरी पार्टी लुक भी वायरल हो जाए। शांति देवी बोली, अच्छा, वाह, पर अगर अब इतना अच्छा हो रहा है तो मेरी तबीयत पूछने पर ये क्यों कहा पता नहीं। शांति देवी की ये बात सुन आरती अपनी चकाचौंध वाली इमेजिनेशन से बाहर आ गई और उसे याद आया कि अतुल ने कितनी बेइज्जती की उसकी, उसे इग्नोर करके। वो शांति देवी से बोली, माँ, कुछ नहीं, छोड़ो। शांति देवी बोली, ना ना बेटा, बता, ऐसे बात मन में नहीं रखते, पेट में दर्द होता है। आरती ने पूछा, ये कैसे लॉजिक है माँ, बात तो मन में है तो दर्द पेट में क्यों होगा। शांति देवी बोली, मतलब बात है कुछ, अब बता जल्दी क्या हुआ। तो पहले भी जमाई सा के बारे में कुछ कहते कहते रह गई थी। आरती बोली, ओफो माँ, क्या बातें पकड़ा करती हो पुरानी सी। कुछ नहीं, बस उनका मूड नहीं है पार्टी में जाने का। शांति देवी बोली, अरे तो तू बना दे, बीवी है, पति की चाबी तेरे हाथ में होनी चाहिए। आरती ने कहा, चाबी, हाँ, यहाँ तो यही पता नहीं चल रहा ताला है कहाँ और क्यों, चाबी कहाँ से हाथ में आएगी। शांति देवी बोली, अरे तुम आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं पता, बड़ी आई मॉडर्न हूँ। सुन मेरी बात, पति को रिझा कर रखना चाहिए। आरती बोली, पति मेरे जैसा होना तो पता चले, हाँ, रिझा कर। शांति देवी बोली, कोई ज्यादा दिक्कत है क्या। आरती ने कहा, नहीं माँ, बस थोड़े नीरस है, ना पार्टी में जाना पसंद, ना बात करना पसंद,
पूरा दिन या ऑफिस या किताब, मुझे तो देखते भी नहीं। शांति देवी बोली, तेरा पति कोई अजूबा नहीं है, सारे पति ऐसे ही होते। तेरे पापा भी ऐसे ही थे। अब देख कैसे मेरी सारी बात मानते हैं। आरती ने पूछा, वो कैसे किया माँ तुमने? शांति देवी ये सुन शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, ये सारी बातें तुझे अपने आप पता चल जाएंगी, पर थोड़ा धैर्य रखना, रिश्ते को वक्त देना बेटा, ठीक है? आरती ने बुझे मन से कहा। वहां अतुल रमेश जी के कमरे में पहुंचा और बोला, डैड, आपने मुझे बुलाया? रमेश जी बोले, हाँ, तुम और आरती हमारे क्लाइंट की पार्टी में जा रहे हो, तो जल्दी तैयार हो जाओ। अतुल ने हैरानी से कहा, वहां तो आदित्य जाने वाला था ना? रमेश जी बोले, हाँ, पर अब नहीं जा रहा तो तुमको जाना है। अतुल ने पूछा, पर वो क्यों नहीं जा रहा? रमेश जी बोले, तुम्हें जाने में दिक्कत है? अतुल ने कहा, दिक्कत नहीं है, पर तो जाके तैयार हो जाओ और आरती से भी कह दो कि तैयार हो जाए। ये सुन अतुल वहां से चुपचाप चला गया। वो अपने कमरे में आया और आरती को देख समझ गया कि उसे पता है कि पार्टी में जाना है। वो भी फिर चुपचाप कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। आरती बोली, मैं हेल्प करूं? अतुल ने मूंद कर उससे पूछा, क्या करोगी? कपड़े तो मुझे ही पहनने हैं ना? आरती को जैसे धक्का सा लगा। ये एक्सपेक्टेड नहीं था उसे कि अतुल इतना रूड भी होगा उसके साथ। आज तक आरती से किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। आरती को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं कपड़े सेलेक्ट करने में कुछ मदद? फिर से उसकी बात पूरी नहीं हुई थी और अतुल वहां से चला गया। आरती ने खुद से बोला, हद बेइज्जती है ये, कभी पूरी बात नहीं सुनता, अपने माँ पर ही गए अकड़ू। अतुल तैयार होकर आया और आरती से बोला, चलो। आरती आईने के सामने बैठ लिपस्टिक लगा रही थी। वो बोली, 2 मिनट, थोड़ी लिपस्टिक ठीक कर लूं। अतुल को वैसे ही पार्टी में नहीं जाना था, फिर आरती भी और देर कर रही थी। वो परेशान हो रहा था। वो गुस्से में बोला, मैं निकल रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाना। ये कहकर अतुल वहां से चला गया। ये सुन आरती का मुंह लिपस्टिक लगाते हुए खुला का खुला ही रह गया। उसने गुस्से में ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक पटकी और उठकर कमरे से बाहर चली गई। ड्राइंग रूम में आदित्य को लैपटॉप पर बैठे देख अतुल ने उससे पूछा, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? आदित्य जो लैपटॉप के काम में इतना घुसा हुआ था, उसे समझ ही नहीं आया कि अतुल किस बारे में बात कर रहा था। तो आदित्य ने कहा, कहाँ नहीं जा रहे? उसकी ये बात सुन अतुल ने जोर से सर पर हाथ रखा और अपने आप से बुदबुदाया, इस घर में कोई कुछ समझता ही नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये कहते हुए वो बाहर चला गया। उसके पीछे आरती कमरे से बाहर आई। उसे देख आदित्य बोला, अरे वाह भाभी, आप इतनी जल्दी तैयार हो गई। आरती मुस्कुराई। आदित्य बोला, शादी के बाद पहले सोशल इवेंट में जा रहे हो, एंजॉय। आदित्य ने थम्स अप करते हुए बोला तो आरती ने भी झूठी स्माइल दे दी, पर मन में तो उसके यही चल रहा था कि एंजॉय, तुम्हारा भाई है साथ में, वो एंजॉय करने दे तो करूंगी ना। वो ना खुद एंजॉय करता है ना किसी और को करने देता है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बाहर कार की तरफ गई। अतुल ऑलरेडी कार में बैठ उसका वेट कर रहा था। आरती ने कार का दरवाजा खोला और अतुल से पूछा, यहाँ आगे बैठूं या पीछे? इस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। आरती ने गुस्से में अतुल से पूछा तो उसने जवाब दिया, आगे बैठो। आरती बैठी और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने की आवाज इतनी जोर से आई कि अतुल बोला, प्लीज इस कार में रिस्पॉन्सिबली बैठना, दरवाजा ढंग से बंद करना। ये आरती के लिए बेइज्जती की हदें पार करने वाली बात थी, पर आरती चुप रही। अतुल ने गाड़ी स्टार्ट की और आरती लंबी सांसें लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। आरती की नजर कार की म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी। उसने सोचा थोड़ा म्यूजिक सुनेगी तो गुस्सा काबू में आ जाएगा शायद। उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो से गाना बजने लगा। ये गाना चल रहा था और आरती अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, पर अतुल को रेडियो अच्छा नहीं लग रहा था। ये गाना सुन उसने रेडियो बंद कर दिया।
आरती की आंखें खुल गई। उसने अतुल की तरफ देखा और पूछा, क्यों ऑफ किया? अतुल ने बिना उसकी तरफ देखे गुस्से वाली टोन में कहा, मुझे नहीं सुनना। आरती ने भी उसी टोन में कहा, पर मुझे सुनना है। ये कहकर आरती ने रेडियो ऑन कर दिया। फिर गाना चलने लगा। फिर अतुल ने रेडियो ऑफ कर दिया। अब आरती का भी पारा चढ़ गया था। अब वो न गुस्सा कंट्रोल कर पा रही थी न करना चाहती थी। उसने गुस्से में कहा, कार में अकेले तुम नहीं बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ और रेडियो चलाऊंगी। उसके रेडियो चलाते ही अतुल ने गाड़ी रोक दी और गुस्से में रेडियो बंद कर दिया। ये देख आरती बोली, गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, अतुल झल्ला कर बोला। ये सुन आरती गुस्से में चिल्लाई, व्हाट डू यू मीन मैं इरिटेट कर रही हूँ? कब से रोक टोक तुम किए जा रहे हो? ये सुन अतुल बोला, मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। तुम चुपचाप बिना रेडियो को हाथ लगाए बैठो तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, वरना नहीं। ये सुन आरती ने सीधा रेडियो ऑन कर दिया और वॉल्यूम फुल कर दिया। ये देख अतुल गाड़ी से उतर गया। आरती भी उसके पीछे उतरी और बोली, बचकानापन तुम कर रहे हो। किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? नोटिस किया कभी? सुबह से इग्नोर करती आ रही हूँ ये सब, लेकिन अब नहीं होगा। ये अतुल बोला, यू नो व्हाट, मुझसे भी नहीं होगा। मेरा सिर फट रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा पार्टी में। आरती भी बिना सोचे समझे बोली, हाँ तो चलो वापस, मैं भी नहीं जा रही कहीं इतनी बेइज्जती के बाद। सुबह से रूड बिहेव किए जा रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अतुल चुप खड़ा रहा, पर आरती रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो बोली ही जा रही थी। वो बोली, मुझे लगता है तुम्हारी नजरों में मेरी अहमियत तुम्हारी बुक से भी कम है। अगर चूज करने को दिया जाए कि मैं या बुक, तो तुम बुक ही चूज करोगे। ये सुन अतुल बोला, ऑब्वियसली यही करूंगा। ये सुन आरती का दिमाग खराब हो गया। वो कहने लगी, हाँ तो शादी क्यों की मुझसे? आज तो बता ही दो। शादी की पहली रात में अकेली कमरे में बैठी रही और तुम छत पर चले गए, पूरी रात वहीं सोए। फिर मैं जब तुमसे बात करने की कोशिश करूं तो तुम ऐसी आंखें दिखाते हो कि डर लगता है तुमसे बात करने में। जब हिम्मत करके बात करती हूँ तो आधे में ही निकल जाते हो, बात सुनते ही नहीं। बदतमीजी की भी हद होती है। ये सुन अतुल सरकास्टिकली हंसते हुए बोला, बदतमीजी मैंने की या तुमने? कब से कह रहा हूँ मुझे रेडियो इरिटेट कर रहा है, बंद करो। तुम तो उल्टा और तेज चलाने लगी। आरती भी बोली, मैं भी तो तुमसे कब से कह रही हूँ, बता ही दो, शादी क्यों की मुझसे? न मुझसे बात करनी है, न मेरी तरफ देखना है, न मेरी कोई हरकत तुम्हें पसंद है। ऊपर से मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ। वजह क्या थी फिर? अतुल ने जोर से हाथ जोड़े और बोला, गलती हो गई मेरी माँ, जो तुमसे शादी कर ली। ये सुन आरती ने गुस्से में मुंह फेर लिया। अतुल भी गाड़ी के दूसरे छोर जाकर खड़ा हो गया। रात के 9 बजे थे। दोनों अलग अलग दिशा में मुंह किए खड़े थे। दोनों के बीच कार खड़ी थी। अब वो पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे उन्हें भी नहीं पता। दोनों बस अपने गुस्से में अपनी ईगो पर अड़े हुए थे। कोई भी टस से मस नहीं हो रहा था, न आरती, न अतुल, न कार। अब पार्टी का क्या होगा वो किसी को भी पता नहीं। रात के करीब 10:15 बज चुके थे। आरती और अतुल
अब भी बीच रास्ते कार रोककर खड़े थे। अतुल स्ट्रीट लाइट की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी, दर्द था, एक रिश्ता टूटने का दर्द। वो सोच रहा था कुछ दिन पहले तक सब कुछ कितना सही था उसके और प्रोमिला के बीच। अचानक उसने साथ छोड़ दिया, वो भी नौकरी के लिए। प्रोमिला ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया जब उसने कहा कि शादी के बाद कोई पाबंदियां नहीं होंगी उस पर? यकीन क्यों नहीं किया उसने उसके प्यार पर? उसे इतना कमजोर समझा उसने कि वो उसके लिए शादी के बाद खड़ा भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ कमजोर ही नहीं, उसने तो अतुल को बचकाना भी कहा था। ये बात याद आते ही उसके आंखों में तैरता दर्द अब गुस्से में बदल गया। अब तक जो दुख हो रहा था उसे प्रोमिला के बारे में सोचकर अब वो भावना बदले में बदल रही थी। फिर उसने सोचा, मैं कमजोर नहीं हूँ, ना ही कोई बच्चा। उसे लग रहा था अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो मेरी शादी नहीं होगी। मैंने भी उसे दिखा दिया। आरती को मच्छर काटने लगे। उनसे परेशान होकर उसने सोचा कि वो तो ये कहेगी कि अतुल से कि वो बीच सड़क में फंस गई, पर वो बोली, अब क्या करना है? अतुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस स्ट्रीट लाइट को ही देखता रहा। आरती को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगी, कोई कितनी बेइज्जती सहेगा, पर अब वो क्या करती? रिक्शा पकड़कर घर तो नहीं जा सकती। सब पूछेंगे क्या हुआ, पार्टी में नहीं गए, अतुल कहाँ है? ये तो नहीं कहेगी कि भूत जैसे स्ट्रीट लाइट देख रहा है बीच सड़क में गाड़ी रोककर। जब उसका ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तब वो आएगा। पर आरती को पता था वो ऐसा नहीं कर सकती। उसे अतुल के साथ ही जाना था। उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसे छोड़कर गई तो पता नहीं सब क्या सोचेंगे उसके बारे में कि पति को भी नहीं संभाल सकती। वैसे भी दीदी के बदौलत तो वो बड़ी बहू का दर्जा अब तक पा नहीं पाई थी। ऊपर से अब फेलियर भी नहीं कहलाना चाहती थी वो। पर मच्छर तो अब भी तंग कर रहे थे उसे। उनसे बचने के लिए वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। अतुल को फिर से जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। उसका ध्यान टूटा और वो वहीं खड़ा था। उसने गाड़ी की तरफ देखा। आरती अंदर बैठी हुई थी। अतुल अब भी वहीं खड़ा था। उसे ऐसे ही खड़ा देख आरती ने गाड़ी के कांच नीचे किए और चिल्लाई, अब चलो, सिर्फ कार नहीं है तुम्हारे साथ, मैं भी हूँ। बीच रास्ते में इस तरह से आरती को चिल्लाते सुन अतुल हैरान हो गया। कोई इस तरह से कैसे बीच सड़क पर चिल्ला सकता है? हो क्या गया है इसको? वो गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ा और अंदर बैठते हुए बोला, तुम ठीक हो? कर क्या रही हो? इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? आरती ने जवाब दिया, तुम खुद क्या कर रहे थे? स्ट्रीट लाइट को ऐसे घूर रहे थे, वो भी आधे घंटे से। तुम खुद अजीब हरकत नहीं कर रहे थे। मैं आई थी तुमसे बात करने, पर तुमने मेरी सुनी नहीं। मुझे चिल्लाना ही पड़ा। थक गई मैं यहाँ खड़े होकर। मच्छर काट रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है और जनाब अपने ख्यालों में पता नहीं कौन सी अप्सरा के बारे में सोच रहे हैं। यही बैठना है पूरी रात या क्या करना है? मुझे तो मच्छरों ने परेशान कर दिया। ये सुन अतुल ने कार स्टार्ट की और उल्टी तरफ घुमा दी। ये देख आरती घबरा कर बोली, कहाँ जा रहे हैं हम? अतुल ने कहा, तुम्हें ही तो जल्दी थी, सो जा रहे हैं अब। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। इधर आरती का दिल अपनी जगह से निकलकर मुंह में आ गया था। उसने पूछा, ये बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अतुल बोला, घर। ये सुन आरती हैरान हो गई। उसने इतनी मेहनत की, मिली को मनाया, मिली ने अपने पति को मनाया, फिर डैड से बात हुई। इतनी सारी मेहनत वेस्ट नहीं होने दूंगी मैं, उसने सोचा। उधर घर में रमेश जी अपने कमरे में टमाटो सूप पी रहे थे। उमा जी उनके पास खड़ी थी। मिली उनके पास आकर बैठी और पूछा, अब कैसा लग रहा है डैड? रमेश जी बोले, अब ठीक है, पर सूप बहुत बढ़िया है। ये सुन मिली मुस्कुराई। उमा जी ने कहा, मैंने किशोर से इसमें बटर डलवाया था एक्स्ट्रा। रमेश जी मिली से बोले, चले जाते तुम लोग पार्टी में, अब तो मैं ठीक ही हूँ। इस पर मिली बोली, डैड तबीयत देखनी है, पार्टियां तो होती रहेंगी। अतुल जीजा जी गए हैं, वो बड़े भी हैं। उमा जी ने मन में सोचा,
बटर किशोर से सूप में डलवा दिया मैंने, फिर भी ये एक्स्ट्रा बटरिंग किए जा रही है। अक्लमंद तो है लड़की। पार्टी ना चुनकर इसने घर पर रहना चुना ताकि दिखा सके कितनी अच्छी बहू है ये। इसके लिए कितने प्लान्स बनाए होंगे इसने। आरती को मनाया होगा और अतुल को पार्टी में जाने के लिए मानना। देखा जाए ये मुश्किल तो है, वो भी करवा दिया इसने आरती से। प्लेयर है ये लड़की, मुझे भी इससे संभल कर चलना होगा। उमा जी को इस तरह से सोच में डूबा देख मिली बोली, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, डैड अभी ठीक हैं। उमा जी ने ये सुन फेक स्माइल दी और बोली, हाँ बेटा तुम इतनी सेवा कर रही हो तो ठीक तो हो ही जाएंगे। मिली ने कहा मॉम मैं ऐसी भी क्या सेवा कर रही हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुन उमा जी ने सोचा, इसकी बातें सुनकर तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से लाती है ये डायलॉग्स। रमेश जी ने जैसे सूप खत्म किया, मिली बर्तन उठाने लगी। ये देख उमा जी बोली, ये रहने दो, ये किशोर कर देगा। मिली ने कहा, अरे मॉम वैसे ही किचन में ही जा रही हूँ, लेकर चली जाती हूँ, किशोर भैया भी बिजी है। ये सुन उमा जी ने आंखें घुमाते हुए सोचा, ये लड़की किशोर को भी बटरिंग करेगी? सीरियसली इतना भी क्या इम्प्रेस करना है सबको? मिली बर्तन लेकर किचन में आई और आदित्य ने उसे आवाज लगाई, मिली। ये सुन मिली किशोर से बोली, किशोर भैया मैं आती हूँ। ये सुन किशोर बोला, छोटी बहू आप जाइए, अब मैं देख लूंगा। अब है भी कितना, साहब का सूप तो आपने बना दिया, सब्जी में छोका भी लगा दिया, फुलके भी आपने बना दिए। छोटी बहू आप मुझे सुस्त बनाकर रहेंगी। ये सुन मिली हंस दी और बोली, क्या करूं भैया, मुझे आदत नहीं है खाली बैठने की। किचन में आती हूँ तो मन भी लगा रहता है और काम भी हो जाता है। फिर से आदित्य की आवाज आई, मिली। किशोर बोला, आपका तो मन लगा रहता है, पर आदित्य भैया आपको हर 2 मिनट के बाद आवाज लगाते रहते हैं। ये सुन मिली शर्मा के वहां से चली गई। उधर कार में बैठी आरती का मन बैठा जा रहा था, एक तो कार की स्पीड की वजह से और दूसरा ये सोचकर कि वो घर जाकर क्या कहेंगे, पार्टी में क्यों नहीं गए। अगर घर पर किसी को पता चल गया कि उनके बीच झगड़ा हुआ है तो ये बात तो फैल जाएगी। नई नई शादी में झगड़ा, अभी तक तो अतुल अकेले में ही बेइज्जती करता था, अब तो सबके सामने हो जाएगी। सब क्या सोचेंगे? सब तो जो सोचेंगे सो सोचेंगे। उसकी पार्टी भी तो मिस होगी। उसने कितना सोचा था कि जब फोटोग्राफर्स उसकी तस्वीरें खींचेंगे तो वो कैसे पोज देगी, कैसे पार्टी में उसका रुतबा बढ़ेगा। पर ये सब अतुल की बेवकूफी की वजह से उसे चौपट होते दिख रहा था। उसे कुछ तो सोचना ही था जिससे अतुल मान जाए। वो अतुल से बोली, देखिए गुस्सा अपनी जगह है, पर डैड की बात तो माननी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे टालें? अतुल कुछ नहीं सुन रहा था। वो गाड़ी की स्पीड और तेज करता जा रहा था। आरती का मन उछल उछल कर उसके मुंह तक आ रहा था। उसने मन में सोचा, ये तो बावरा हो रहा है, समझ के बाहर है ये लड़का, अजीब है। इतना तेज चलाने की क्या जरूरत है? किससे रेस कर रहा है? थोड़ा तो स्लो करे। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो चिल्ला दी, स्टॉप स्टॉप प्लीज, रोको, मुझे घबराहट हो रही है। उसके ये कहते ही अतुल ने गाड़ी रोक दी। आरती की सांस में सांस आई। वो अतुल से हांफते हुए बोली, अतुल इतना गुस्सा करना है क्या तुम्हें? मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, शांत हो जाओ। थोड़ी देर बाद अतुल रिलैक्स हो गया। उसने अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा दिए। आरती ने सोचा, सिर्फ एक सॉरी सुनने के लिए ये लड़का क्या क्या कर सकता है। जब रिश्ते के लिए मिलने आया था तो कितना शरीफ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये तो जेब में ही आ जाएगा, पर ये तो अफलातून निकला। इसकी चाबी ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा। अतुल को रिलैक्स होता देख आरती बोली, देखो एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनना और गुस्सा मत करना। पार्टी में तो जाना पड़ेगा। अतुल ने बिना उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों? आरती बोली, अगर पार्टी में नहीं जाओगी तो डैड को क्या जवाब देंगे? उनसे ये कह पाओगे कि नहीं गया पार्टी में?
वैसे भी डैड के सामने तुम्हारी ज्यादा जुबान नहीं खुलती। चलो पार्टी में चलते हैं। उसकी ये बात सुन अतुल ने जेब से फोन निकाला और कॉल लगाया। आरती ने पूछा, क्या कर रहे हो? किसे कॉल कर रहे हो? अतुल ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो कॉल पर बोला, हेलो डैड। इतना सुनते ही आरती घबरा गई। मुश्किलों से गाड़ी रुकने पर उसका दिल अपनी सही जगह पहुंचा था कि तभी अतुल ने डैड को कॉल लगाकर वापस से हड़बड़ाहट पैदा कर दी। अतुल आगे बोला, डैड मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। आरती ने जोर से अपना हाथ सर पर दे मारा। वो खुद से बोली, लो हो गया कल्याण। अतुल ने कॉल पर डैड के क्यों का जवाब दिया, वो मैं घर आकर बताऊंगा। ये सुन आरती की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सोचने लगी, अरे मेरी गलती है, क्यों बोल दिया मैंने कि तुम्हारी जबान नहीं खुलती डैड के सामने। हर्ट हो गया इसका ईगो। जब इसका ईगो हर्ट होता है तो सटक जाती है इसकी। अभी गाड़ी भी कैसी चलाई। अब ये डैड से भी फोन पर क्या बोल रहा है और घर जाकर तो न जाने क्या क्या बोलेगा। मेरी बुराई करेगा, मुझे झल्ली बोलेगा, बेवकूफ बोलेगा, जो कार में बैठकर बीच सड़क में चिल्लाती है उस पर। फोन रख अतुल ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ ड्राइव करने लगा। आरती की सूरत बिल्कुल रोनी सी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे ऐसा कि अतुल मान जाए। कुछ सोचकर वो अतुल से बोली, देखो गुस्सा अच्छा नहीं है। पार्टी में जाने से तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। मैं रेडियो भी नहीं चलाऊंगी, मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं। तुम घर मत जाओ ना, वहाँ सब क्या सोचेंगे अगर हम ऐसे ही चले गए तो, बिना पार्टी अटेंड किए। अच्छा क्लाइंट का तो सोचो, जिसकी पार्टी है, वो क्या सोचेंगे? बिजनेस के रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं। प्लीज प्लीज अतुल ऐसे घर मत जाओ। अतुल ने ठान ली थी कि वो पार्टी में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। वो इस वक्त किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। आरती की हालत ये सोचकर खराब हो रही थी कि घर पर वो क्या कहेगी। वो तो ठीक, ये क्या कहेगा? अब इससे ज्यादा गुस्सा दिलाना ठीक नहीं। गाड़ी का स्टीयरिंग भी इसके हाथ में था, न जाने ज्यादा गुस्से में क्या ही कर दे। आज तो अतुल ने अजीब होने की हद पार कर दी थी। आरती का दिमाग चकर घिन्नी की तरह घूम रहा था। घर में एक एक का रिएक्शन उसे दिख रहा था। उमा जी तो कहेंगी, बेटा पार्टी में जाने का इतना इजी काम दिया था, वो भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्यूशन पर भी भेज सकती हूँ। हाउ टू अटेंड हाई क्लास पार्टी। नहीं, हाई क्लास नहीं बोलेंगी, इससे भी ज्यादा कोई मुश्किल इंग्लिश वर्ड बोलेंगी। मेरी दीदी, उनको तो फिर मौका मिल जाएगा अपना बड़प्पन दिखाने का। वो कहेगी, आरती मुझे बहुत बुरा लगा, अतुल जीजा जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं बात करती हूँ उनसे, तुम्हारी बड़ी दीदी सब सही कर देगी, ठीक है? घर में सब उसकी बेइज्जती करेंगे। डैड, बुआ जी, ये सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा था अतुल पर। सब उसी की वजह से हो रहा था। इतना गुस्सा भरा है उसमें कि उसे अपनी बीवी भी नहीं दिखती। आरती ये सब गुस्से में सोच रही थी और घर करीब आ रहा था। उसने अब तक हार तो नहीं मानी थी। वो अब भी कोई न कोई तरकीब सोच रही थी जिससे अतुल पार्टी में जाने को राजी हो जाए। पर जैसे जैसे घर करीब आ रहा था उसका भी मन घबरा रहा था। उसे कुछ तो सोचना था, कुछ तो अतुल को कहना था जिससे उसका मन बदल जाए। पर ये वो करेगी कैसे, उसे खुद भी नहीं पता था। घर पर अतुल का कॉल आने से रमेश जी काफी परेशान हो गए थे। वो सोचने लगे, ऐसा भी क्या हुआ जो बीच रास्ते में अतुल ने अचानक पार्टी में जाने से मना कर दिया। वैसे ही मेरी तबीयत खराब है और ये बच्चे हैं कि परेशानी में डाल देते हैं। वो अपना सर पकड़कर बैठे ही थे कि तभी उमा जी रूम में आई और उन्हें ऐसे सिर पकड़े हुए देखकर हैरान होते हुए उनसे बोली, क्या हुआ आपको? आर यू ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? रमेश जी बोले, अतुल अब जाने से मना कर रहा है। उमा जी ने पूछा, कहाँ? रमेश जी जोर से बोले, पार्टी में और कहाँ? रमेश जी की बातें सुन उमा जी ने कहा, वो तो गया था ना पार्टी में।
रमेश जी परेशान होते हुए बोले, अरे नहीं पहुंचा, नहीं अब तक। अभी कॉल किया उसने और बोला कि मैं नहीं जा रहा। उमा जी ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत हुई? ऐसा क्या हो गया? बताया नहीं।